तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपका दोस्त खलील फिर से आ गया भैया। आज हमें क्या डिस्कस करना है। आज जो टॉपिक डिस्कस करना है इसकी अहमियत बहुत है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। वो क्या टॉपिक है सर? जिसका नाम है प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये समझ में आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझने में बहुत ज्यादा सहूलत हो जाएगी आपको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहले कुछ अपने बारे में बता दूं। जैसे कि मेरा नाम खलील अहमद है और 16 साल से ज्यादा का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलिए गेट में अभी देखते हैं सर, आगे देखते हैं। ये तो प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस है, ठीक है, हम देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहले लास्ट क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। जो बच्चों ने मिस किया वो क्लास वो जरूर देखें। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या था थोड़ा सा ब्रीफली, जैसे कि मैंने इंटरप्ट के बारे में बताया था कि इंटरप्ट दो टाइप के होते हैं नॉर्मली इंटरप्ट। एक हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। अगर कोई आईओ डिवाइस इंटरप्ट जनरेट करता है तो हार्डवेयर इंटरप्ट है। अगर आपका प्रोग्राम इटसेल्फ इज जनरेटिंग सम इंटरप्ट तो दैट इज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, चलिए। तो वहां पर एक सीक्वेंस बताई थी मैंने जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर क्या था भैया, देखिए एक यूजर है, ठीक है, यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या लिख रहा है सर? वो सिस्टम कॉल लिख रहा है। ठीक है, अब वो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगा। अब वो सिस्टम कॉल किससे इंटरैक्ट करेगा भैया? वो सिस्टम कॉल इंटरैक्ट करेगा आपके डिवाइस ड्राइवर से। और डिवाइस ड्राइवर किससे इंटरैक्ट करेगा भैया? डिवाइस ड्राइवर आपका इंटरैक्ट करेगा डिवाइस कंट्रोलर से। और डिवाइस कंट्रोलर किससे इंटरैक्ट करेगा भैया? जो भी आईओ डिवाइस के लिए आप सारी चीजें कर रहे हो उसके लिए। मान लो कि अगर हार्ड डिस्क है तो ये हार्ड डिस्क के लिए। ये सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं होती कि भैया सिस्टम कॉल अलग अलग से कॉन्सेप्ट लगता है, इंटरप्ट अलग से कॉन्सेप्ट लगता है। हाँ अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका भी जोड़ है, तभी तो सारी चीजें हो पा रही है ना सर सिस्टम में। ठीक है, अगर वरना कैसे हो पाती। ठीक है, चलिए। क्योंकि अगर आप एक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई आईओ, अगर कोई आईओ, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम कॉल का मतलब सर हर सिस्टम कॉल डिवाइस ड्राइवर से इंटरैक्ट नहीं करता। आईओ बेस्ड जो सिस्टम कॉल होते हैं वो सिस्टम कॉल डिवाइस ड्राइवर से इंटरैक्ट करता है। वरना जैसे कि अगर फोक सिस्टम कॉल है तो उसको डिवाइस ड्राइवर से इंटरैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आईओ के लिए नहीं है। ठीक है, प्रोसेस क्रिएट करने के लिए। तो ये सारी चीजें तो याद रहे, ये सारी सीक्वेंस क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि देखिए सिस्टम कॉल आपका एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि आप कुछ फाइल को ओपन करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है वो फाइल हार्ड डिस्क पर पड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है ये सिस्टम कॉल जो फाइल को ओपन करना चाहता है उसको हार्ड डिस्क से लाने तक कुछ तो बीच में है ऐसा, वो यही है और कुछ नहीं, जो कि हमने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में सीखा था। उस वीडियो को जरूर देखना, आप बहुत कुछ सीखोगे उससे। ठीक है, चलिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आज का फंडा देखते हैं भैया। आज हमें क्या डिस्कस करना है? आज जो डिस्कस करना है प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस। क्या डिस्कस करना है भैया? प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस को डिस्कस करना है। तो देखते हैं कुछ चीजें, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस मालूम होना चाहिए कि प्रोग्राम किसको कहते हैं, प्रोसेस किसको कहते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें मैंने आपके लिखी है आपके लिए। ठीक है, प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज लोडेड इनटू सेकेंडरी मेमोरी। प्रोग्राम हमेशा कहां पर होता है सर? सेकेंडरी मेमोरी में होता है। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो और लिखकर उसको सेव करते हो तो प्रोग्राम कहां पर सेव्ड होता है सर? वो सेकेंडरी स्टोरेज पर, यानी कि हार्ड डिस्क पर सेव्ड होता है। ठीक है, चलिए। प्रोसेस इज लोडेड इनटू मेन मेमोरी। प्रोसेस इज लोडेड इनटू मेन मेमोरी। ठीक है, कुछ हम यहां पर इसको देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे कि यहां पर ये प्रोग्राम है और मैं यहां पर प्रोसेस ले रहा हूं उसको। प्रोग्राम आपका कहां पर होता है सर? हार्ड डिस्क। ये आपका प्रोग्राम है सर। ठीक है, और मेन मेमोरी ये है सर आपकी मेन मेमोरी। ये प्रोग्राम के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि I0, I1, I2, I3 इस तरह से। और ये प्रोग्राम कहां पर है सर? हार्ड डिस्क पर है। ठीक है, चलिए। जब भी मैं इस प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से उठाकर मेन मेमोरी के अंदर लाता हूं, जब भी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी इसको हार्ड डिस्क से उठाकर मेन मेमोरी के अंदर लाता है तो ये बन जाता है सर आपका प्रोसेस। लेकिन याद रहे एक बात, काफी इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ प्रोग्राम को उठाकर हार्ड डिस्क से लाकर मेन मेमोरी में रखने से सिर्फ प्रोसेस नहीं बन जाता। यानी कि सर आप सिर्फ ये मत सोचना कि
इस प्रोग्राम के अंदर 4 इंस्ट्रक्शन है, तो प्रोसेस के अंदर ये 4 इंस्ट्रक्शन है, आप यहां से यहां कर लेकर आइए, प्रोसेस बन गया। नहीं, प्रोग्राम को प्रोसेस बनाने के लिए और भी बहुत सारे एफर्ट्स लगती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है सर, जब ये इसको लेकर आता है तो उसको एट्रीब्यूट्स असाइन करता है, विच विल सी इन दिस सेशन ओनली, ठीक है। एट्रीब्यूट्स असाइन करता है, वो एट्रीब्यूट्स को वो पीसीबी के अंदर रखता है। पीसीबी क्या है सर, ये डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे नॉर्मली इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस, उसको कहां पर स्टोर किया जाता है सर, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम पीसीबी कहते हैं। वो पीसीबी भी ये सर ये प्रोसेस के साथ होता है, ठीक है। नॉट ओनली दिस वन, अगर आप और करके देख रहे हो, आप प्रोग्राम को अगर प्रोसेस बना रहे हो तो जाहिर सी बात है आप उसको मेमोरी भी अलोकेट कर रहे हो, यानी कि एक नया रिसोर्स अलोकेट कर रहे हो उसको, आई बात समझ में। और सिर्फ और पीसी भी असाइन करते हो, और कुछ फाइल्स अगर उसको चाहिए रन टाइम पे तो उसको वो दिए जाते हैं, रन टाइम पे उसको अलग अलग रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, इसको रजिस्टर्स भी असाइन किए जाते हैं, रन टाइम पे ये सारी चीजें होती है। यानी कि सर एक प्रोग्राम को प्रोसेस बनाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। इसमें थोड़ा सा ब्रीफली सर, आप मेमोरी भी असाइन करते हो, आप उसको पीसीबी भी असाइन करते हो, ये छोटी सी चीजें। रन टाइम पे जब वो रन होता है तो बहुत सारे रिसोर्सेज भी असाइन किए जाते हैं, जैसे कि रजिस्टर्स है, सीपीयू है, आईओ डिवाइसेस है, बहुत सारी चीजें उसको दी जाती हैं रन टाइम पे। ये सारे रिसोर्सेज को यूज करके प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है, और जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है तो वो अपने रिसोर्सेज को छोड़ता है। ये सारी चीजें, ये सारी बातें सर कहां पर मिलेगी आपको, ये सारी बातें हम डिटेल में आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, विच इज कॉल्ड व्हाट्सएप प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। बने रहना, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये एक चीज होगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, मैंने दूसरा पॉइंट यहां पर ये दिया है कि विथ वन प्रोग्राम यू कांट क्रिएट मल्टीपल प्रोग्राम, बट विथ वन प्रोसेस वी कैन क्रिएट मल्टीपल प्रोसेसेस, ठीक है। चलिए, तो उसका मतलब क्या है सर, ठीक है, तो देखते हैं सर इसका। देखो, ये है आपका प्रोग्राम जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन है I0, I1, I2, और एक फोक सिस्टम कॉल भी है I4, ठीक है। कैन यू क्रिएट मल्टीपल प्रोग्राम विद दिस सिंगल प्रोग्राम सर? आंसर इज नो। क्यों सर? अच्छा, उससे पहले सर ये फोक सिस्टम कॉल का मैकेनिज्म क्या होता है सर? ये फोक सिस्टम कॉल का मैकेनिज्म होता है, इट विल क्रिएट द चाइल्ड प्रोसेस, यानी कि डुप्लीकेट प्रोसेस क्रिएट करता है, ठीक है। चलिए, अब मैं बोल रहा हूं कि सर एक प्रोग्राम से आप मल्टीपल प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों क्रिएट नहीं कर सकते? सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो कि सर ये प्रोग्राम होता कहां है सर? हार्ड डिस्क पर होता है। आई बात समझ में? हार्ड डिस्क पर होता है। और आपको अगर चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना है तो जाहिर सी बात है मुझे फोक सिस्टम कॉल रन करना पड़ेगा। किस पर रन करना पड़ेगा सर? सीपीयू पर रन करना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है कि भैया सीपीयू कोई भी प्रोग्राम हार्ड डिस्क से डायरेक्टली नहीं लेता, वो मेन मेमोरी से लेता है। तो आई बात समझ में? यही वजह है कि इसको सीपीयू नहीं मिलता, और ये चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट नहीं करता। क्योंकि अगर इसको सीपीयू अगर आप देना चाहते हो तो इसको मेन मेमोरी के अंदर लाना पड़ेगा, और जैसा मेन मेमोरी के अंदर आएगा वो बन जाएगा आपका प्रोसेस, जो कि हम यहां पर देख रहे हैं। आई बात समझ में? सर ऐसा क्यों सर? क्योंकि हमने शुरू की क्लासेस में डिस्कस किया था, इट इज अ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर रूल। अगर आप किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली सीपीयू हार्ड डिस्क से नहीं उठाएगा, उसको आपको मेन मेमोरी के अंदर लाना पड़ेगा। सीपीयू मेन मेमोरी से उठाकर उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वन सर, अभी देखिए प्रोसेस है। मान लो यही प्रोग्राम है, उसको मैंने लाकर यहां पर रख दिया, वो बन गया प्रोसेस, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये प्रोसेस है, अगर ये आपका प्रोसेस है, तो कभी ना कभी भैया ये फोक सिस्टम कॉल को सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए, और जैसा मौका मिलेगा इट विल क्रिएट चाइल्ड प्रोसेस, इट विल क्रिएट व्हाट्स अ चाइल्ड प्रोसेस। होप यू अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, क्योंकि अक्सर बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर एक प्रोग्राम से आप मल्टीपल प्रोग्राम कैसे क्रिएट नहीं कर सकते? भैया कैसे क्रिएट करोगे? वो तो होता है हार्ड डिस्क पर। आप एक प्रोसेस से मल्टीपल प्रोसेस क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है। ये प्रोग्राम बन गया प्रोसेस जब उसको मेमोरी में लेकर आए, जब आप उसको मेमोरी में लेकर आए तो जाहिर सी बात है भैया सीपीयू उसको कभी भी मिल सकता है, और जब भी सीपीयू मिलेगा और उसको फिर ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने का मौका मिलेगा। जब इसको एग्जीक्यूट होने का मौका मिलेगा तो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर हमारे पास? इट इज एन पैसिव एंटिटी, इट इज एन एक्टिव एंटिटी। देखिए, प्रोग्राम कोई एक्शन नहीं करता अपने से, वो हमेशा हार्ड डिस्क पर पड़ा रहता है, और प्रोसेस हमेशा एक्शन करता है सर। प्रोसेस हमेशा एक्टिव होता है, जैसे कि कुछ देर कभी मेन मेमोरी में होता है, कभी ये सीपीयू पर होता है, कभी आईओ डिवाइस के लिए होता है। तो अगर एक्टिव है तो सर ये जगह जगह अपने एक्शंस करेगा ही करेगा। अगर पैसिव है तो कोई एक्शन नहीं करेगा। नॉर्मली मैं हमेशा से समझता हूं सर प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच में डिफरेंस जो मुझे हमेशा लगता है, लेट्स से समथिंग इन खलील्स वे, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया मेरे हिसाब से सर प्रोग्राम इज लाइक डेड बॉडी, प्रोसेस इज लाइक व्हाट्स अ जिंदा आदमी, ठीक है। तो प्रोसेस जिंदा आदमी की तरह और प्रोग्राम क्या है? डेड बॉडी की तरह है। आई बात समझ में? ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर होगा क्या सर? क्योंकि अगर मैं क्या कर रहा हूं सर, पीछे जाते हैं फिर से।
अगर मैं डेड बॉडी को यहां पर रूम में रख रहा हूं कहीं पर, तो कैन आई एक्सपेक्ट दैट नेक्स्ट डे अगर मैं आता हूं क्लास में रख रहा हूं, समझ लो क्लास में यहां पर रूम पर रख रहा हूं कोने में, ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट डे अंदर क्लास में आता हूं तो मुझे बताओ कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि ये डेड बॉडी आपको यहां पर मिलेगी? आंसर इज नो, ठीक है। चलिए, क्योंकि डेड बॉडी अपने से कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करती। लेकिन अगर आप जिंदा आदमी को देख रहे हो, तो जैसे कि अगर आप क्या करते हो सर, ये है आपका हाउस, ठीक है। सुबह 9 बजे आप घर से निकलते हो, 9 बजे घर से निकलते हो, फिर क्या करते हो सर? 10 से लेकर 4 बजे तक आप कॉलेज में रहते हो, ठीक है। फिर क्या करते हो सर? उसके बाद मान लो कि चाय पीने के लिए दोस्तों के साथ चले गए, ठीक है, टी के लिए चले गए, ठीक है, और वहां पर आपने कितना टाइम स्पेंड किया सर? 5 से लेकर 6 बजे तक स्पेंड किया। फिर क्या किया सर? आप घर वापस आए। आई बात समझ में? तो आप देखिए सर, अलग अलग टाइम पर आप अलग अलग जगह पर है। क्यों? क्योंकि आप जिंदा आदमी, सिंपल सी बात है। इसी तरह से सर प्रोसेस भी क्योंकि जिंदा आदमी की तरह है, तो कभी वो सीपीयू पर होता है, कभी वो आईओ के लिए जाता है, कभी वो मेन मेमोरी में होता है, यानी कि सर अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर वो अलग अलग जगह पर होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिव एंटिटी। और मुझे पता है सर, अगर कोई चीज एक्टिव है तो वो एक्शन करेगी ही करेगी। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन सर। लाइफ स्पैन इज व्हाट्स आर लॉन्ग एंड लाइफ स्पैन इज व्हाट्स आर शॉर्ट। प्रोसेस का लाइफ स्पैन क्या है? छोटा होता है, और प्रोग्राम का लाइफ स्पैन बड़ा होता है। कैसे सर? जैसे कि अगर मैं कोई प्रोग्राम को सेव कर रहा हूं हार्ड डिस्क पर, वो हार्ड डिस्क पर कब तक रहेगा सर? जब तक कि मैं उसको डिलीट नहीं कर देता, तब तक वो रहेगा। अब मैं 1 दिन में भी डिलीट कर सकता हूं, 1 महीने में भी डिलीट कर सकता हूं, 1 साल में भी डिलीट कर सकता हूं, तो उसकी लाइफ स्पैन बहुत है। जब एक प्रोसेस रन हो रहा है तो कितनी देर रन करेगा सर? फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, तो उसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी है। आई बात समझ में? और जैसा वो टर्मिनेट होता है तो बात खत्म होगी, ठीक है। इसको स्टैटिक ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है सर, इसको डायनेमिक ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि रन टाइम एक्टिविटी है, प्रोसेस इज रन टाइम एक्टिविटी। सो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोग्राम एंड प्रोसेस, ठीक है। तो अब देखते हैं सर, कि प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भैया प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है। अब प्रोसेस का डेफिनेशन अगर आप देख रहे हो यहां पर, पहला मैंने दिया है सर, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। चलिए, इसका क्या मतलब है सर? देखिए, अंडर एग्जीक्यूशन का मतलब ये है सर, कि एट रन टाइम पे आपका प्रोग्राम सीपीयू पर भी हो सकता है, मेन मेमोरी पर भी हो सकता है, आईओ के लिए भी हो सकता है। जैसे कि नॉर्मली डेफिनेशन काफी अच्छा है सर, लेकिन बच्चों को ज्यादा क्लियर नहीं होता है डेफिनेशन। मैं देखता हूं कि ज्यादा क्लियर नहीं होता, वो ठीक है, वो एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि यार ये कैसे, ठीक है। चलिए, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। सी हम क्या करते हैं सर, जैसे कि मान लो कि ये है आपका मेन मेमोरी, और यहां पर है सर आपका प्रोसेस ए। जैसे कि इसका कुछ इंस्ट्रक्शन है I0, I1, I2, IO इंस्ट्रक्शन, I4, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद क्या है सर? ये है सर आपका सीपीयू, ठीक है। चलिए, और उसके बाद क्या है सर? ये है सर आपका IO। चलिए, ठीक है सर। आपका क्या होगा सर? प्रोग्राम होगा, सीपीयू होगा, IO होगा। आ रही है बात समझ में सर? ठीक, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर? यहाँ पर देखो, अभी आपका प्रोग्राम कहां पर है सर? मेन मेमोरी के अंदर है सर, ठीक है। चलिए, अभी एक इंस्ट्रक्शन ये सीपीयू पर रन हो रहा है, तो क्या आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर सीपीयू पर नहीं है? हाँ बिल्कुल है सर, ठीक है। चलिए, अभी सर ये फिर I1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, फिर I2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, फिर ये IO के लिए जाना चाहता है। जब ये IO के लिए जाना चाहता है, तो आप मुझे बताओ सर, आपका प्रोग्राम कहां पर एग्जीक्यूट हो रहा है? राइट नाउ IO कर रहा है सर, आई बात समझ में? तो ये रन टाइम पे सर, ये एग्जीक्यूशन टाइम पे ये सीपीयू पर भी हो सकता है, आईओ पर भी हो सकता है, मेन मेमोरी पर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं सर। एन एंटिटी विच कैन एग्जीक्यूट वन ऑन ए प्रोसेसर, ओके, ऑन ए प्रोसेसर। इसको एक ऐसी एंटिटी भी कहा जाता है जो सीपीयू पर एग्जीक्यूट होती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप प्रोसेस को ही सीपीयू पर रन करते हो, प्रोग्राम को तो नहीं करते ना सर, क्योंकि प्रोग्राम तो हार्ड डिस्क पर होता है। आई बात समझ में? ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन, इट इज एन एक्टिव एंटिटी, जो कि हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा था डिफरेंसेस में, ठीक है। चलिए, शेड्यूलेबल और डिस्पैचेबल यूनिट, ठीक है। देखो, यहां पर गौर करके देखो, ये हम कॉन्सेप्ट देखेंगे डिटेल में, प्रोसेस से ट्रांजिशन डायग्राम का ये कॉन्सेप्ट है। ये है आपका रेडी क्यू, और ये है सर आपका सीपीयू। इस रेडी क्यू में सर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस है, कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए, अब
एक सीपीयू है और ये सारे के सारे प्रोसेस को क्या चाहिए सर, सीपीयू चाहिए, सारे के सारे प्रोसेस को सर सीपीयू चाहिए। तो करना क्या पड़ेगा सर, तो यहां से सर कोई एक प्रोसेस को उठाकर हमें सीपीयू पर शेड्यूल करना पड़ेगा, शेड्यूल करना पड़ेगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं सर, शेड्यूलेबल और डिस्पैचेबल यूनिट, डिस्पैचेबल यूनिट। क्योंकि डिस्पैचेबल क्यों यूनिट कहते हैं सर, क्योंकि इसको हम यहां से यहां डिस्पैच कर रहे हैं सर, डिस्पैच कर रहे हैं यानी कि सर भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। और ये काम कौन करता है सर, डिस्पैचेबल का डिस्पैचर करता है। किस तरह से करता है हम देखेंगे आगे आज के सेशन में। लोकस ऑफ कंट्रोल ऑफ ओएस, इसका मतलब क्या है सर, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोसेस का सर, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर प्रोसेस का। आई बात समझ में सर, देखते हैं कैसे सर। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी के अंदर है, ठीक है सर, कोई बात नहीं, ग्रेट, लेकिन कोई प्रोसेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं, लेकिन कोई प्रोसेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो मुझे बताओगे सर ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा क्या, बोलेगा सर क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये इतना लोकस वाला पॉइंट, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। आप प्रोसेस के कॉन्सेप्ट के बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को सोच ही नहीं सकते। आप सोच कर देख लो, अब मुझे बताओ सर क्या करेगा ओएस, कुछ भी नहीं सोच सकते आप इसके बारे में। आई वाज समझ में, तो इतना इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए, तो दीज आर द फ्यू डेफिनेशंस, बहुत सारे डेफिनेशंस है, लेकिन जो इसमें सबसे टेक्निकली जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सर, वो फर्स्ट वाला डेफिनेशन है, विच विल हेल्प यू टू लर्न सो मेनी थिंग्स। बाकी तो और भी डेफिनेशन है, लेकिन जरूरत नहीं इतने, काफी बहुत ज्यादा, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे कुछ देर पहले मैंने क्या किया था सर, कुछ देर पहले मैंने एक चीज की थी, क्या की थी कि प्रोसेस को मैंने जिंदा आदमी से कंपेयर किया था। आई बात समझ, हाँ ठीक है सर। अब मुझे बताओ सर, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप जिंदा हो तो आपके कुछ एट्रीब्यूट्स भी है, तो आप बोलेंगे सर कि मेरे क्या एट्रीब्यूट्स, हाँ बिल्कुल है। कैसे, जैसे कि सर अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया एक स्टूडेंट का टेबल बनाओ डेटाबेस में, तो यू विल डेफिनेटली स्टार्ट फीलिंग द एट्रीब्यूट्स लाइक स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, क्वालिफिकेशन, एज, ओके, कौन से ईयर में, ये सारी चीजें क्या है सर, एट्रीब्यूट्स ही है। आपका घर का एड्रेस, ये भी एट्रीब्यूट्स है। यानी कि सर एट्रीब्यूट्स को मैं जनरली ब्रीफ में अगर बोलूं तो इंफॉर्मेशन है सर, और कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन। आई वाज समझ में, ठीक है, चलिए। तो उसी तरह से सर, उसी तरह से प्रोसेस के भी कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रोसेस के भी कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो एट्रीब्यूट्स क्या है सर, यहां पर वो एट्रीब्यूट्स देखते हैं अगर आप, एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस क्या है सर, पीआईडी, पीआईडी। यानी कि सर जब भी एक प्रोसेस, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर लाता है, तो उस टाइम पे उसको आईडी असाइन करता है पहला। ठीक है, चलिए, तो आईडी, जैसे कि आप जब भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले क्या असाइन करते हैं सर, आपको रोल नंबर असाइन करते हैं। वाई सर, बिकॉज दे लव यू, नो सर, बिकॉज दे वांट टू नो व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग इन द कॉलेज एक्चुअली। ओके फाइन, चलिए, नो सर। नेक्स्ट वन, प्रायोरिटी। प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है सर, प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, दूसरे प्रोसेस से कम है या ज्यादा है, उस चीज की इंफॉर्मेशन यहां पर स्टोर की जाती है। जैसे कि हमारे पास जैसे घर में भी देख लो, आप क्या है सर, यहां पर आप स्टूडेंट हो तो आपकी प्रायोरिटी कम है। आपसे ज्यादा जो आपकी बड़ी बहन या बड़ा भाई जो भी है, जो कमा रहे हैं पैसे, उनकी प्रायोरिटी ज्यादा है। उनसे ज्यादा सर मम्मी की है प्रायोरिटी, क्योंकि शी इज कंट्रोलिंग हाउस। ठीक है, चलिए, और उनसे ज्यादा सर डैडी की है। आई बस वन, इट जस्ट फॉर द नेम सेक, डैडी ऐसे ही है, लेकिन रियलिटी तो मम्मी है। ठीक है, बिकॉज मम्मी की प्रायोरिटी घर पे सबसे ज्यादा होती है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। वाई, बिकॉज शी इज एक्टिंग, शी इज प्लेइंग अ रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली, बिकॉज शी इज कंट्रोलिंग द हाउस रिसोर्सेस, शी इज अ रिसोर्स मैनेजर, विच इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ व्हाट्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट्स अ रिसोर्स मैनेजर। दैट्स वाई ये इसकी अहमियत बहुत है। जैसे कि मान लो कि आप कितना भी अच्छा हार्डवेयर बना लो, अगर उस कंप्यूटर के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है तो फिर काम कौन करेगा। आपके घर में कौन, बहुत सारे रिसोर्सेस है, लेकिन अगर आप मम्मी जी नहीं है तो फिर बात खत्म हो गई फैमिली की। ठीक है, चलिए, लेट्स सी नेक्स्ट वन, प्रोसेस का स्टेट। प्रोसेस का स्टेट क्या है भैया, क्या प्रोसेस रेडी स्टेट में है, क्या रनिंग स्टेट में है, या ब्लॉक स्टेट में है, ये इंफॉर्मेशन को यहां पर अपडेट किया जाता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट वन क्या है सर, प्रोग्राम काउंटर। इट इज ऑलवेज गिविंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इट इज ऑलवेज गिविंग द व्हाट्सएप एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। कुछ इस तरह से, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं यहां पर, देखो, जैसे कि मान लो कि ये आपका प्रोग्राम है, इसके कुछ अपने इंस्ट्रक्शन है, I0, I1, I2, I3, I4, इस तरह से। ठीक है, चलिए,
और इसके भी कुछ एड्रेसेस हैं, जैसे कि मान लो कि x0, x1, x2, x3, x4 इस तरह से। ठीक है, चलिए ये है हमारा सीपीयू, ये है हमारा सीपीयू, और सीपीयू के अंदर क्या है सर, आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है और प्रोग्राम काउंटर है। अब यहां पर देखो, गौर करने वाली बात क्या है कि मान लो कि सीपीयू इज राइट नाउ एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन I2 और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो उसको एग्जीक्यूट करना है I3 करना है, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है सर, उसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस देता है x3। ठीक है, और ये जैसा इंस्ट्रक्शन I2 खत्म होती है तो सीपीयू क्या करता है सर, x3 मेन मेमोरी के लोकेशन x3 पर जाकर उस इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, फिर डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। वो सारी चीजें जो कि हम COA में सीखते हैं, वो सारी चीजें होना शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए तो ये एनी हो प्रोग्राम काउंटर का मतलब क्या सर, इज ऑलवेज गिविंग द एड्रेस ऑफ व्हाट्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। रजिस्टर सेट, सीपीयू पर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं सर। ठीक है, चलिए तो उन जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के टाइम पे रजिस्टर्स यूज कर रहा है, उस रजिस्टर्स की इंफॉर्मेशन यहां पर हम स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हम लिखते हैं कभी कभी लोड, ठीक है, R1 MX, यानी कि सर मेमोरी से x का वैल्यू R1 में कॉपी करो, इंक्रीमेंट R1। ठीक है, तो ये क्या है सर, रजिस्टर, एक रजिस्टर है। इस तरह से आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, कभी इंक्रीमेंटेशन करते हो कुछ रजिस्टर लेके, कभी डिक्रीमेंटेशन करते हो, कभी कंपेयर करते हो, बहुत सारे ऑपरेशंस करते हो, लेकिन हाँ वो सारे रजिस्टर्स की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं सर। ठीक है, चलिए लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस एट द रन टाइम, what are the files, what are the devices a process is using, that information actually we are storing what's here। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्या है सर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या है सर, अभी प्रोसेस ने क्या क्या रिसोर्सेस यूज किए, कितनी देर तक यूज किए, ये सारा हिसाब किताब रहता है, क्योंकि अकाउंटिंग का मतलब है ना सर हिसाब किताब, तो ये सारा हिसाब किताब यहां पर रहता है सर। मेमोरी इंफॉर्मेशन क्या है सर, मेमोरी इंफॉर्मेशन क्या है सर, कि वो चीज है कि प्रोसेस कहां पर है मेन मेमोरी के अंदर, प्रोसेस का साइज कितना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर होती है। और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन ये एट्रीब्यूट्स जनरली सर बहुत ज्यादा बार बार डिस्कशन में आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको आपके सामने रख दूं। ठीक है, चलिए विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू लर्न दिस सब्जेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। अब आते हैं सर, अब मुद्दे की बात करते हैं। यहां से थोड़ा चीजें बदलना शुरू हो जाएंगे सर, बदलना शुरू हो जाएंगे। हम बहुत बेसिक्स से लेकर, बेसिक्स तो हमारे काफी हो चुके हैं अभी तक, और थोड़ा सा एडवांस लेवल का बेसिक्स मैं इसको बोलूंगा। यहां से थोड़ा सा गाड़ी प्रोसेस के साइड में ज्यादा स्पेसिफिक रहेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर क्या है क्या नहीं। यहां पर देखो मैंने एट्रीब्यूट्स की बात की है सर, मैंने प्रोसेस को आदमी से कंपेयर किया, मैंने बोला कि आदमी के भी अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, ठीक है, भले ही आदमी हो या लड़की हो, कोई बात नहीं, सबके एट्रीब्यूट्स होते हैं। लेकिन अगर मैं आप सभी से ये बोलूं कि भैया अपना क्या कहते हैं कि आप अपने एट्रीब्यूट्स को कहां पर स्टोर करोगे, एक सवाल आता है। अगर मान लो कि मैं आपको ये बोलता हूं कि भैया गिव मी योर एट्रीब्यूट्स, गिव मी योर एट्रीब्यूट्स, तो आप क्या करोगे भैया, एट्रीब्यूट्स दोगे, कैसे दोगे, कैसे अपने एट्रीब्यूट्स को दोगे। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो अपने एट्रीब्यूट्स को आप कैसे दोगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे केसेस हैं। आप बोलोगे सर कैसे एट्रीब्यूट, जैसे कि मान लो कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सबमिट योर एट्रीब्यूट्स टू मी, देन हाउ यू विल सबमिट योर एट्रीब्यूट्स टू मी। तो जाहिर सी बात है सर, आप क्या करोगे, एक बायोडाटा फॉर्म ले लोगे, एक बायोडाटा फॉर्म के अंदर अपने सारे एट्रीब्यूट्स को लिख दोगे और मुझे सबमिट कर दोगे। तो यहां पर भी सर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई किया गया है। इन सारे एट्रीब्यूट्स को एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाता है, एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर किया जाता है, जिसको हम कहते हैं सर पीसीबी। पीसीबी का मतलब क्या है सर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स को स्टोर किया जाता है। ठीक है सर, अब यहां पर देखिए, ये सर आपका पीआईडी पॉइंटर, ओके, आपका स्टेट और आपके पीसी और आपका रजिस्टर सेट, आपका अब क्या है सर, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। इस तरह से जो भी एट्रीब्यूट्स है सर, ये सारे एट्रीब्यूट्स को पीसीबी के अंदर रखा जाता है। चलिए ठीक है, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट।
तो आप ये बिल्कुल यानी कि सर प्रोसेस का पीसीबी आपका बायोडाटा फॉर्म सेम है। आई वाज समझ में? ठीक है, चलिए अब एक सवाल यहां पर ये आता है, कई बच्चों को ये सवाल ये आता है कि भैया ठीक है सर, लेकिन मुझे एक बात बता दो सर, मुझे अभी भी डाउट है कि क्या प्रोसेस और पीसीबी दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? अगर दोनों सेम है तो कैसे है, दोनों अलग अलग है तो कैसे है? तो मैं बोलता हूं सर दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये बिल्कुल उसी तरह से है सर, आप अलग है, आपकी इंफॉर्मेशन अलग है। ठीक है, चलिए मैं आपकी इंफॉर्मेशन को मैं अपने जेब में रख सकता हूं लेकिन आपको नहीं रख सकता, बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसी तरह से है। ठीक है, चलिए क्योंकि अगर मुझे आपको जेब में रखने की जरूरत नहीं है, रख भी नहीं सकता, लेकिन रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन मेरे जेब में है तो मैं कभी भी आप तक पहुंच सकता हूं, इसका मकसद ही यही है सर और कुछ नहीं है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, चलिए नो प्लीज पे अटेंशन टू दिस, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। अब मुद्दा यहां पर यह है कि सर जो सो मैंने बोला था कि पीसीबी होता कहां पर है, पीसीबी होता कहां पर है, चलो देखते हैं इसके लिए। इसको गौर से देखना, इसको गौर से देखना। ये सर आपका ओएस है, ये यूजर एरिया है, ये कर्नल एरिया, ये मेन मेमोरी। अब यहां पर देखिए कुछ चीजें बताना चाहता हूं। ये प्रोसेस P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है, ये P6 है। ये सारे 6 प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है सर, ग्रेट। ठीक है सर, ठीक है सर, ग्रेट। अभी देखो, सोच कर देखो यहां पे थोड़ा सा मुद्दा सोच कर देखो। ये सारे के 6 प्रोसेस, 6 के 6 प्रोसेस क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है? नहीं है। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता है कि भैया कौन सा प्रोसेस कौन से पार्टीशन में है? ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता है बात? क्योंकि अगर ये 6 प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होते तो इट मेक सेंस, लेकिन ये 6 प्रोसेस तो बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग ही हिस्से में है। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बात कैसे पता है कि भैया ये प्रोसेस कौन सा कहां पर है? तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है भाई? इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इन पीसीबीज को जब ये प्रोसेस को लोड करता है ना सर मेमोरी में, तो ये पीसीबीज भी ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है। पीसीबीज क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस P1 का पीसीबी है, पीसीबी2, पीसीबी3, इस तरह से। ठीक, होप आपने देखा होगा। यहां पर एक पॉइंटर भी होता है जो कि पीसीबीज को कनेक्ट करने के लिए काम में आता है, पीसीबीज को कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। ठीक है, चलिए तो हम इन पीसीबीज को सर इस तरह से कनेक्ट करते हैं। अब ये सर ये सिंगल लिंक लिस्ट भी हो सकता है, डबल लिंक लिस्ट भी हो सकता है, सर्कुलर क्यू भी हो सकता है। ये टोटल डिपेंड करता है कि सर आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो। अभी कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो ये किस पर डिपेंड करता है सर? आप कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज कर रहे हो यहाँ पर। यानी कि सर मुद्दे की बात क्या है कि इन पीसीबीज को कैसे कनेक्ट किया जाए ये डिपेंड करता है कि भैया आप कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं यहां पर अब उससे पहले देखो, अब ये लॉजिकली डोंट यू थिंक सर इट इज फॉर्मिंग अ वन क्यू और नॉट सर? यस सर, इसको कहते हैं सर हम रेडी क्यू। इसको क्या कहते हैं सर? रेडी क्यू। रेडी क्यू आई वाज समझ। ठीक है, चलिए अब ये सर जैसे कि मैं बोल रहा था कि इन पीसीबीज को कनेक्ट कैसे किया जाता है ये डिपेंड करता है कि भैया आप कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं राउंड रॉबिन यूज कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है सर इन पीसीबीज को मैं सर सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करके करूंगा, क्योंकि राउंड रॉबिन का साइक्लिक ऑपरेशन होता है तो सर्कुलर क्यू लगेगा यहां पर। और यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, देखिए सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जाहिर सी बात है भैया ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो एग्जीक्यूट होते हैं। अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं तो जाहिर सी बात है ये प्रोसेस पर तो एग्जीक्यूट नहीं होते, फिर वो कहां पर एग्जीक्यूट होते हैं सर? वो पीसीबीज पर एग्जीक्यूट होते हैं। अंडरस्टूड दिस? ठीक है सर, चलो अभी मुद्दे की बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पर सोचने की बात क्या है कि भैया मान लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये डिसाइड किया कि मुझे प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करना है सीपीयू पर। ठीक है, चलिए तो बहुत ज्यादा बच्चे ये सोचते हैं कि भैया हम डायरेक्टली वी आर शेड्यूलिंग द प्रोसेस ऑन टू द सीपीयू। कभी मत सोचना इस तरह से, ये मिसगाइड करने वाली बात है। हम कभी डायरेक्टली प्रोसेस को सीपीयू पर शेड्यूल करते ही नहीं। तो फिर कैसे करते हैं सर? क्योंकि शेड्यूल कौन करता है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डायरेक्टली करता है? नहीं करता है, क्योंकि तो अगर वो डायरेक्टली करेगा तो उसको पता भी नहीं कि कौन सा प्रोसेस कहां पर है। तो फिर कैसे करेगा सर? जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस की है उस इंफॉर्मेशन का यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को शेड्यूल करना शुरू करता है। जैसे कि मान लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड किया
कि ये प्रोसेस P1 को शेड्यूल करना है, तो जाहिर सी बात है सर, जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, प्रोसेस P1 की इंफॉर्मेशन आपको क्या करेगा सर, वो सीपीयू को दे देगा। और सीपीयू को क्योंकि अब उसको प्रोसेस P1 की इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो प्रोसेस P1 कहां पर है, वो सारी चीजें, ठीक है चलिए, तो वो लोकेशन पर जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, इसके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। इस तरह से सर एक प्रोसेस को शेड्यूल किया जाता है सीपीयू पर। आई वाज ऑन, एंड दिस इज डिजाइन बाय माई सेल्फ, यू नॉट फाइंड गूगल और किसी भी रिसोर्स से, क्योंकि अभी ये आइडिया आया कहां से मैं कुछ देर में डिस्कस करूंगा कैसे आया आइडिया, लेकिन ध्यान रहे क्योंकि इसमें क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि अक्सर अगर आपको यहां पर आपके बेस फाउंडेशन अगर आपके क्लियर नहीं है तो फिर ये आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, तो इसलिए इसमें क्लैरिटी की जरूरत है, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। अब इसका एग्जांपल लेट्स से समथिंग खलील से, ओके फाइन। सो देखते हैं भैया कैसे, देखो मान लो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सर, आपके कॉलेज का एडमिन ऑफिस है, ठीक है सर, और ये पीसीबी क्या है सर, आपके एडमिशन फॉर्म है, ठीक है चलिए सर। एक दिन क्या किया, प्रिंसिपल आपसे बात करना चाहता है, आपसे बात करना चाहते हैं, तो प्रिंसिपल ने क्या किया सर, आपके एडमिन ऑफिस है, कॉलेज का एडमिन ऑफिस आए और वहां पर आपकी इंफॉर्मेशन ली, और इंफॉर्मेशन लेकर मुझे बताओ क्या प्रिंसिपल खुद ही आएगा आपसे बात करने के लिए? नहीं, तो क्या करेगा सर, आपकी इंफॉर्मेशन निकालेगा, जैसे कि इंफॉर्मेशन है सर, ब्लॉक नंबर सी में, थर्ड ईयर में है, फ्लोर नंबर 3, रूम नंबर 303 और रोल नंबर 3 और नेम XYZ जो भी हो, ठीक है चलिए। तो आप क्या करेंगे सर, प्रिंसिपल क्या करेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल किसको देंगे सर, प्यून को देंगे। तो प्यून क्या करेगा भैया, आप तक आकर बात करेगा कि प्रिंसिपल साहब ये बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे, ठीक है चलिए। तो यहां कहीं ना कहीं सर सीपीयू प्यून की तरह वर्क कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्डर दे रहा है कि भैया मुझे P1 से बात करनी है, जाओ सीपीयू से बात करके आओ, बिल्कुल उस तरह से हो रहा है चीजें, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, होप यू लाइक दिस वन। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, धीरे धीरे हम सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है सर, यहां पर देखिए, saving the context of running process and loading the saved context of the other process is called context switching, ठीक है चलिए। ये एक पॉइंट है, एंड डिस्पैचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब देखो यहां पर गौर करके देखो, ये क्या है सर, आपका रेडी क्यू, और ये क्या है सर, आपका सीपीयू, ठीक है चलिए। राइट नाउ एक प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर है, तो उसका PCB1 रेडी क्यू के अंदर है। अब वो प्रोसेस P1 रन हो रहा है सर, अब इस तरह से रन हो रहा है सर, ये प्रोसेस P1 है, हाँ ठीक है सर। इसके कुछ अपने इंस्ट्रक्शन है, I0, I1, I2, I3, I4, कुछ इस तरह से, और इसके अपने एड्रेसेस है 1 2 0 1 2 3 4, चलिए ठीक है। अभी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है सर। अब जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे कि मान लो कि सिचुएशन कुछ इस तरह से है, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है और ये पीसी है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर सर वो I2 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो उसको एग्जीक्यूट करना है सर वो I3 है, जिसका एड्रेस 3 है। इसी मोमेंट पे मेन मेमोरी के अंदर एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया है सर, जिसका पीसीबी में रेडी क्यू के अंदर रख रहा हूं। अब जाहिर सी बात है, रूल क्या बोलता है सर, जब भी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आए तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस को हटा दो भैया, एम आई करेक्ट और नॉट सर? यस सर, ठीक है चलिए। तो हम क्या कर रहे हैं सर, यहां पर तो आप डायरेक्टली नहीं हटाते, सबसे पहले क्या करते हैं सर, जो इसके कॉन्टेक्स्ट होते हैं, यानी कि सर जो सीपीयू के जो रजिस्टर वैल्यू होती है, सीपीयू का रजिस्टर वैल्यूज होती है, उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं सर। सीपीयू का रजिस्टर्स की जो वैल्यू होती है उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस, क्योंकि सीपीयू जो कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, उसके अंदर जो भी वैल्यूज है सर उसको पहले सेव करो, तो यहां पर क्या किया सर, सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो हमने प्रोसेस P1 के कॉन्टेक्स्ट को सेव किया। सर क्यों सेव कर रहे हैं सर, क्योंकि देखिए प्रोसेस P1 क्या हुआ सर, अभी तक I2 इंस्ट्रक्शन तक ही कंप्लीट किया, अभी उसको और दो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है। अगर उसको और 2 इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है तो जाहिर सी बात है भैया, उसको और सीपीयू चाहिए ही चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है चलिए नेक्स्ट वन। अभी देखो आपने सेव किया, हाँ सेव किया सर, तो आप मान लो कि मैं यहां पर सेव कर रहा हूं PC इक्वल्स टू 3 सेव कर रहा हूं, और भी वैल्यूज सेव होती है, लेकिन मैं यहां पर इसको हाईलाइट, इसको एक ही वैल्यू को इंडिकेट कर रहा हूं ताकि चीजें सिंपल लगे, ठीक है चलिए। सो PC इक्वल्स टू व्हाट सर, 3।
ठीक है, चलिए अब ये हो गया सेफ आपका। अब उसके बाद क्या करना है सर, ये वैल्यू तो हो गई। अब आप क्या कर रहे हो सर, लोडिंग द सेव्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अदर प्रोसेस, यानी कि सर ये ऑलरेडी कुछ यहां पर पीसीबीस में वैल्यू है, उसको आप क्या कर रहे हो सर, लोड कर रहे हो। तो लोडिंग द सेव्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अदर प्रोसेस, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब कैसा, रजिस्टर्स वैल्यू, रजिस्टर्स वैल्यू, जो भी रजिस्टर्स पे आप वैल्यूज को ट्रांसफर करोगे उसी को हम क्या कहते हैं सर, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो ये क्या है सर, लोडिंग है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपका अटेंशन चाहता हूं, तो मैंने कुछ देर पहले बोला था कि वो किस तरह से वो जो फिगर था उसका ख्याल कैसे आया। देखो गौर करके देखो, हमें 10 बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, 10 बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है चलिए, लेकिन हमें आइडिया बार बार यही, हमें बार बार यही समझते हैं कि प्रोसेस को हम डायरेक्टली शेड्यूल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। गौर करके देखो, हमने प्रोसेस P1 को हटा दिया, हाँ बिल्कुल हटाया सर, मुझे प्रोसेस P2 को शेड्यूल करना है। अभी मान लो कि हो गया, ठीक है, मुझे प्रोसेस P2 को शेड्यूल करना है, तो क्या मैं डायरेक्टली शेड्यूल कर रहा हूं सर प्रोसेस P2 को? नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं सर, प्रोसेस P2 के कॉन्टेक्स्ट को पीसीबी से उठाकर सीपीयू पर रख रहा हूं। आई बात समझ में? यानी कि सर कहीं ना कहीं मैं सीपीयू को यह अवेयरनेस दे रहा हूं कि भैया जाओ और प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट कर दो। जहां सर मैंने प्रोसेस P1 का एग्जाम्पल यहां पर लिया था, लेकिन वहां पर प्रोसेस P2 का। आई बात समझ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। तो बड़ा मजेदार शब्द है। एंड हु इज परफॉर्मिंग दिस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? डिस्पैचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये काम कौन करता है सर? डिस्पैचर करता है आपका काम, ठीक है। डिस्पैचर क्या होता है? छोटा सा प्रोग्राम होता है सर, जो कि हम नॉर्मली इसको प्रोसेस से ट्रांजिशन डायग्राम में डिस्कस करेंगे फिर से, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया सर आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का। ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास। मेमोरी लेआउट ऑफ द प्रोसेस, मेमोरी लेआउट ऑफ द प्रोसेस, यानी कि सर अभी आपने इतना कुछ सीखा है प्रोसेस के बारे में, तो मेमोरी के अंदर प्रोसेस कैसे होता है? अभी तक हमने क्या क्या सीखा सर? प्रोसेस का डेफिनेशन देखा, हाँ देखा। एट्रीब्यूट्स देखा, हाँ देखा सर। और क्या देखा सर? अब तीसरी चीज देखने वाले कि भैया प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर दिखता कैसे, होता कैसे है, ठीक है। चलिए देखते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ आपके लिए, ये सर आपका प्रोसेस, ठीक है, जहां पर एड्रेसेस है इसका 0 से लेकर सर मैक्स, ठीक है। यहां पर एड्रेसेस है प्रोसेस के। चलिए बढ़िया। अब यहां पर स्टैक है सर, इसका एक हीप एरिया है, डेटा है, कोड या फिर इसको टेक्स्ट भी कहा जाता है। यहां पर प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस रहते हैं सर यहां पर, ठीक है। चलिए अब यहां पर होता क्या है सर? यहां पर आपके क्या होते हैं सर? प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। चलिए ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है सर? यहां पर डेटा सर, डेटा यहां पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया सर, डेटा यहां पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, ठीक है। चलिए, जैसे कि अनइनिशियलाइज्ड एंड व्हाट सर? इनिशियलाइज्ड। हाँ ठीक है सर, ग्रेट। लेकिन डेटा है किस तरह का डेटा है सर यहाँ पर? वो तो बता दो। आपने अनइनिशियलाइज वो सारी चीजें तो बहुत अच्छे से की, ठीक है, लेकिन किस तरह का डेटा है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर देखिए 2 तरह का डेटा होता है, एक ग्लोबल डेटा होता है, स्टैटिक डेटा होता है, ग्लोबल और स्टैटिक, ठीक है। चलिए, तो ग्लोबल, अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल है जिसको हमने अनइनिशियलाइज नहीं किया, कोई स्टैटिक वेरिएबल है जिसको हमने हमने इनिशियलाइज नहीं किया, तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे। अगर उन दोनों चीजों को इनिशियलाइज किया तो हम उसको यहाँ पर रख देंगे। जैसे कि कुछ देर में बताता हूं, लेकिन इसको मैप करने के लिए एक एग्जांपल रखिए मैंने प्रोग्राम को, ठीक है। उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। हीप एरिया, रन टाइम पे हम क्या करते हैं सर? प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करते हैं। रन टाइम पे हम क्या करते हैं सर? प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करते हैं। जैसे कि मैलॉक फंक्शन हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं, जावा में न्यू कीवर्ड यूज करते हैं टू परफॉर्म दिस एक्शन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन क्या है सर? स्टैक। स्टैक के अंदर क्या होता है सर? स्टैक के अंदर जो आपके होते हैं सर फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं, और क्या होता है सर? लोकल वेरिएबल होता है, और क्या होते हैं सर? और क्या होते हैं सर? रिटर्न एड्रेस होता है। ये सारी चीजें हम कहां पर रखते हैं सर? स्टैक के अंदर रखते हैं, ठीक है। चलिए, और ये देखिए वक्त के, क्योंकि दोनों भी डायनामिक अप्रोच है, तो कभी ये इंक्रीज होता है तो कभी ये इंक्रीज होता है रन टाइम पे, तो इसलिए ये 2 एरोस है सर यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल के तो ये सारी चीजें देखो, ग्लोबल है, एक अनइनिशियलाइज है, जैसे कि मैंने बोला था कि सर यहाँ पर क्या रखते हैं सर? ग्लोबल और स्टैटिक डेटा रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ग्लोबल है तो हमने इसको यहां पर रखा,
क्योंकि अनइनिशियलाइज्ड है इसलिए उसको मैंने यहाँ पर रखा। ग्लोबल है, हाँ हाँ, तो इनिशियलाइज्ड है, हाँ बिल्कुल है, तो यहाँ पर रख दिया मैंने उसको। चलो ठीक है, नेक्स्ट मेन फंक्शन है तो उसका लोकल वेरिएबल m है सर, हाँ बिल्कुल है सर, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। चलिए नेक्स्ट, स्टैटिक है, हाँ बिल्कुल है, तो इनिशियलाइज्ड है, हाँ बिल्कुल है सर, तो उसको हम कहाँ पर रखेंगे सर, कहाँ पर रखेंगे, तो उसको हम यहाँ पर रख देंगे फिर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्या है सर, p है, क्या है सर, लोकल वेरिएबल है मेन फंक्शन का। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ सर p को। चलिए नेक्स्ट क्या है सर, यहाँ पर देखिए p इक्वल्स टू मैलॉक फंक्शन, यानी कि सर आप रन टाइम पे मेमोरी पूछ रहे हो, और इस मेमोरी का एड्रेस आप कहां पर देखिए, p किस तरह का वेरिएबल है सर, पॉइंटर वेरिएबल है, तो जाहिर सी बात है सर किसी चीज का किसी मेमोरी लोकेशन को स्टोर करेगा अपने अंदर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या स्टोर कर रहे हो सर, यहां पर आप देख रहे हो, और करके देखो यहां पर आप ये मेमोरी जो रन टाइम पे एलोकेट हुई है हीप एरिया में, ये फंक्शन कहां पर वर्क करेगा सर, ये फंक्शन करेगा सर हीप एरिया के अंदर, आप रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रहे हो। ठीक है, चलिए, लेकिन इसका मान लो कि कुछ एड्रेस है, जैसे कि एक्स एड्रेस है, इसका कुछ एक्स एड्रेस है, ये एड्रेस हम कहां पर रख रहे हैं सर, ये एड्रेस हम p के अंदर रख रहे हैं, यानी कि सर अगर हम इसको p एक एड्रेस x अगर दे रहे हैं तो डोंट यू थिंक सर इनडायरेक्टली वी आर पॉइंटिंग टू दिस एरिया और नॉट सर, यस सर। ये कुछ था सर प्रोसेस का मेमोरी लेआउट के, प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर होता कैसे, एक छोटी सी अटेम्प्ट थी आपको समझाने के लिए, और यहां पर आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं सर। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ चीजें थी विच इज रिलेटेड विद द प्रोसेस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक कितने चीजें देखी सर, डेफिनेशन देखा, एट्रीब्यूट्स देखा, मेमोरी लेआउट ऑफ द प्रोसेस देखा। ठीक है, चलिए अब आप क्या देखते हैं सर, और देखिए अब ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम सर, क्या है सर, प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है इसका। देखते हैं सर इसका क्या क्या है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको पूरा अटेंशन से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार बच्चे इस पे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इसके जैसे जैसे स्टेट्स बढ़ते जाती हैं वहां पर बच्चों का कंफ्यूजन भी शुरू हो जाता है कि भैया चल क्या रहा है। ठीक है, जैसे कि रेडी सस्पेंडेड रेडी स्टेट, सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेट, फिर उसके एरोस कहां पर जाते हैं, क्यों जा रहे हैं, वो ज्यादा बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम दे दें। देखो ये क्या है सर, आपका हार्ड डिस्क, पहले मैं उसको डिजाइन कर लेता हूं। ये है सर आपका न्यू स्टेट, चलिए ठीक है सर, गुड। उसके बाद क्या है सर, ये है सर आपका रेडी स्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और ये है सर आपका रनिंग स्टेट। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है सर आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, ठीक है, उसके बाद क्या है सर, यहां पर ब्लॉक और समटाइम आल्सो कॉल्ड एज वेट स्टेट। ठीक है, ब्लॉक और वेट स्टेट। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, आईओ और इवेंट रिक्वायर। ठीक है, और ये क्या है सर, आईओ चलिए, ये कुछ बेसिक प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम, नॉर्मली बेसिक से हम शुरू करते हैं, धीरे धीरे देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस पे कंसंट्रेशन करना, क्योंकि भैया ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो यही आई वाज समझ। ठीक है, चलिए देखते हैं सर और क्या क्या है यहाँ पर। देखो यहाँ पर सबसे पहले जो आप प्रोग्राम सेव करते हो वो प्रोग्राम्स कहां पर होते हैं सर, वो प्रोग्राम्स होते हैं सर हार्ड डिस्क के ऊपर। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है, ग्रेट। अब देखिए हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स को हार्ड डिस्क से लाकर मेन मेमोरी के अंदर रख देंगे। मेन मेमोरी के अंदर कहां पर सर, यहां पर रेडी क्यू मेंटेन कर रहा हूं सर मैं, यहां पर रेडी क्यू। मैं जानता हूं कि सर रेडी क्यू के अंदर पीसीबीस होते हैं, वी नो दिस, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को सिंपल रखने के लिए मैं प्रोसेस बोल रहा हूं, लेकिन होते हैं पीसीबीसी है। ठीक है, क्योंकि फिर वो बेसिक से जाकर करने का कोई मतलब नहीं, अब चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का वक्त आ गया है। ठीक है, चलिए, तो अब क्या हुआ है सर, यहाँ पर
यहां पर प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है, P4। चलो ठीक है सर, रेडी क्यू के अंदर 4 प्रोसेस है। अब यहां पर देखो ये क्या है सर, CPU है, रनिंग स्टेट का मतलब सर CPU है। अब यहां पर गौर करके देखो, यहां पर गौर करके देखो, 4 प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर है, हाँ बिल्कुल है, एक CPU है। अगर प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर है तो जाहिर सी बात है उसको एग्जीक्यूशन करना है, और एग्जीक्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए सर, CPU चाहिए। आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल चाहिए। तो फिर सारे के चार प्रोसेस बोल रहे हैं कि सर मुझे CPU चाहिए, मुझे CPU चाहिए, ठीक है। तो यहां पर सर अगर गौर करके आप देख रहे हो, गौर करके देख रहे हो, कहीं ना कहीं सर मैपिंग 1 to many वाली मैपिंग हो रही है। इस तरह की बातें बुक्स में नहीं है सर, 1 to many इस तरह की, ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है, मेरा ओन कन्वेंशन है, ठीक है। 1 to many वाली बात हो रही है, और जहां पर 1 to many वाली बात हो जाए सर, वहां पर एल्गोरिदम का जन्म होगा ही होगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग करना है आपको। आई बात समझ में? और ये बात ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यहां पर बोल रहा हूं, टिल एंड ऑफ दिस कोर्स मैं रिपीटेडली बार बार अलग अलग सिचुएशन में इसी पॉइंट को बताता रहूंगा। हालांकि बुक्स में नहीं है बात, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि कई साल से पढ़ाता हूं तो आदमी का खुद का भी अपना ऑब्जर्वेशन होता है कि कोई चीज पर। तो यहां पर देखिए, सारे प्रोसेस बोल रहे हैं कि मुझे CPU चाहिए, तो यहां पर एक सर डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सा प्रोसेस जाएगा CPU पर, यहां पर एक शेड्यूलर होता है जिसका नाम है सर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है सर, बाय यूजिंग सम CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ऑन दिस क्यू, इट विल मेक ए डिसीजन दैट which process will go next onto the CPU, कि कौन सा, by using some CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या करता है सर, ये डिसाइड करता है कि भैया कौन सा प्रोसेस CPU पर जाएगा। लेट्स अज्यूम दिस, उसने डिसाइड किया कि प्रोसेस P1 जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्रोसेस P1, अब ये देखिए I0, I1, I2, IO इंस्ट्रक्शन, I4, ठीक है। I0, I1, I2 ये IO इंस्ट्रक्शन है और ये I4, ठीक है। चलिए अब प्रोसेस P1 क्या कर रहा है सर, I0 इंस्ट्रक्शन CPU पर एग्जीक्यूट किया, I1 किया, I2 किया, लेकिन जब उसको IO करना था तो वो कहां पर चला गया सर, ये ब्लॉक स्टेट में चला गया। प्रोसेस P1 कहां पर चला गया सर, ये ब्लॉक स्टेट में चला गया, ठीक है सर। और यहां पर अपना एग्जीक्यूशन, अब यहां पर अपना IO कंप्लीट करने के बाद वो कहां पर वापस आएगा भैया, रेडी क्यू में आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर प्रोसेस को कुछ सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करना है तो फिर ये ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा, फिर से वो वापस आएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए कुछ चीजें, अब प्रोसेस P1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद वो चला जाएगा सर टर्मिनेशन स्टेट के लिए, ठीक है। चलिए अब ये चीज हो गई सर, ठीक है। अब मुझे बता दो सर, क्या ये नो डाउट सर इट इज मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। चलिए तो मुझे बता दो सर यहां पर कि ये प्रीएम्प्टिव अप्रोच है या नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच है सर? यस इट इज ए प्रीएम्प्टिव, नो इट इज ए नॉन प्रीएम्प्टिव। कैसे सर? देखो, प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है, प्रोसेस अपने खुद से ही रिसोर्सेज छोड़ देगा। अब जब प्रोसेस P1 रन हो रहा था CPU पर, ठीक है, उसने I0 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, I1 किया, I2 किया, लेकिन उसको IO करना है। जब उसको IO करना है तो क्या प्रोसेस अपने खुद से ही CPU छोड़ रहा है या फिर कोई उसको जबरदस्ती CPU छीन रहा है उससे? नहीं सर, खुद से ही छोड़ रहा है, तो इसलिए नॉन प्रीएम्प्टिव। आई बात समझ में? ठीक है। चलिए, होप यू अंडरस्टूड दिस वन। तो नेक्स्ट वन, अगर मुझे इसको प्रीएम्प्टिव बनाना है तो आई नीड टू ऐड वन एज, मुझे कुछ एज को ऐड करना पड़ेगा। तो एज कौन सी रहेगी सर? यहां पर रहेगी। सर किस बिना पर आप प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करोगे? तो जाहिर सी बात है सर, प्रायोरिटी के बिना पर करूंगा मैं, या टाइमर के बिना पर भी कर सकता हूं। जैसे कि अगर मैं सिस्टम के अंदर प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग यूज कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है, अगर लो प्रायोरिटी प्रोसेस यहां पर रन हो रहा है, अगर सडनली मेन मेमोरी के अंदर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए तो मुझे लो प्रायोरिटी प्रोसेस को हटाना पड़ेगा और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को शेड्यूल करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है, जैसा उसका टाइम क्वांटम खत्म होता है, मुझे उस प्रोसेस को हटाना पड़ेगा और नए प्रोसेस को शेड्यूल करना पड़ेगा ही। आई बात समझ में? ठीक है। चलिए, यानी कि सर मैं जब उसको हटा रहा हूं, मुझे हटाना पड़ रहा है, वो खुद से नहीं जा रहा, वो खुद से CPU नहीं छोड़ रहा, मुझे हटाना पड़ रहा है उसको, इसीलिए इसका नाम प्रीएम्पशन है सर। नॉर्मली प्रीएम्पशन का मतलब सर जबरदस्ती होता है, जबरदस्ती उससे छीनना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नॉर्मली मैं इसको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कुछ इस तरह से। बहुत सारे मूवीज में, लेट्स से समथिंग खलील स्विंग, बहुत सारे मूवीज में मैं देखता हूं कि सर इमोशनल स्टोरीज होती है। जैसे कि हीरो का फादर क्या होता है कि सर शुरू में बहुत अमीर आदमी होता है, ठीक है,
अब वो अचानक क्योंकि विलन्स के साथ रह रहकर वो सारा बिजनेस में लॉस हो जाता है तो वो गरीब हो जाता है, ठीक है। अब हीरो की माँ, इमोशनल सीन्स होते हैं, हीरो की माँ क्या करती है सर, वो क्या करते हैं सर, अपने जेवर खुद निकाल कर उसको देती है, बोलती है कि जाओ कुछ कारोबार कर लो, ठीक है। तो इसको कहते हैं सर वॉलंटरीली रिलीजिंग द रिसोर्सेज, यानी कि सर नॉन प्रीएम्प्टिव, ये खुद से ही दे रही है, ठीक है। चलिए, अगर हीरो का फादर सही आदमी नहीं है, गलत आदमी है, ठीक है, यानी कि वो जुआ खेलता है, गलत काम करता है, और उसकी नजर हीरो की माँ के जेवर पर पड़ गई, तो क्या करेगा सर, उसे छीन लेगा। इसी को कहते हैं सर प्रियम्पशन, जबरदस्ती ले लो, ठीक है। चलिए, तो यहां पर भी सर जबरदस्ती से लिया जा रहा है, इसको प्रियम्पशन कहते हैं, ठीक है। चलो, होप यू अंडरस्टूड दिस वन, होप यू एंजॉयड दिस वन, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी समथिंग। ओके, चलो, यहां तक क्लियर है? हाँ, बिल्कुल क्लियर है सर। टर्मिनेशन स्टेट पे आते हैं, बाद में से आते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं। अब देखो, यहां पर एक चीज बताता हूं मैं आपको। अब यहां पर मान लो कि कुछ इस तरह से, ठीक है। चलो, ये मेन मेमोरी है, और पूरी मेन मेमोरी क्या है सर, फुल है। P1, P2, P3, P4, पूरा मेन मेमोरी फुल है 4 प्रोसेस से, ठीक है सर। अभी कोई मुझे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, मुझे क्या करना है सर, कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, जाहिर सी बात है सर, प्रायोरिटी हाई रहो या लो रहो, अगर आप किसी को भी एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो व्हाट वन ह्यूमन आर्किटेक्चर इज सेइंग, प्लीज ब्रिंग दैट प्रोसेस एंड कीप इनसाइड द मेन मेमोरी। आपको हार्ड डिस्क से लाकर मेन मेमोरी के अंदर रखना पड़ेगा पहले, लेकिन मैं देख रहा हूं सर मेन मेमोरी के अंदर तो जगह ही नहीं मेरे पास, तो फिर क्या करूंगा सर। चलो, एक छोटा सा सिनेरियो देता हूं, लेट्स से समथिंग खलील्स वे, जैसे कि मान लो कि मैं क्लास ले रहा हूं, क्लास के अंदर 100 चेयर्स है और 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और 100 के अलावा कोई चेयर नहीं, ठीक है। चलिए, सडनली क्लास के अंदर प्रिंसिपल आ जाते हैं कॉलेज के। अब अखलाकी तौर पे मुझे क्या करना पड़ेगा सर, अखलाकी तौर पे उनको मुझे चेयर ऑफर करना पड़ेगा, लेकिन चेयर तो कोई खाली नहीं है, पूरी फुल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, किसी एक स्टूडेंट को मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर भेजना पड़ेगा, उसकी चेयर जैसा खाली होती है मैं उनको ऑफर करता हूँ, फिर हमारे बीच में बातचीत होती है। अब जैसा प्रिंसिपल बाहर चले जाते हैं तो मैं उस स्टूडेंट को फिर से वापस बुलाऊंगा, यानी कि सर पहले सस्पेंड करूंगा, फिर से रिज्यूम करूंगा। आई बात समझ में? तो इसी तरह का मैकेनिज्म यहां पर भी यूज होता है। मैंने बोला था ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, लेकिन बने रहना, ठीक है। चलिए, उसी तरह का मैकेनिज्म यहां पर भी यूज होता है, क्योंकि मुझे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के लिए जगह बनानी है, तो मैं क्या कर रहा हूं सर, यहां पर प्रोसेस को सस्पेंड कर रहा हूं सर, और यहां पर इसको मैं रेडी सस्पेंडेड या सस्पेंडेड रेडी स्टेट बोला जाता है। चलो, मैं सस्पेंडेड रेडी लिखता हूं, ठीक है। चलिए, तो प्रोसेस P, मान लो कि मैंने किसी लो पीरियोडिक प्रोसेस को सस्पेंड किया, वो प्रोसेस का नाम है P1, ठीक है। अब यहां पर मैंने हाई पीरियोडिक प्रोसेस रख दिया मेन मेमोरी के अंदर, चलो ठीक है। तो ये इसको मैंने सस्पेंड किया, तो उसका क्या नाम है सर, सस्पेंड है, ठीक है। तो प्रोसेस P1 कहां पर सर, यहां पर है, ठीक है। और ये रेडी सस्पेंडेड रेडी स्टेट या रेडी सस्पेंडेड स्टेट कहां पर होती है सर, वो हार्ड डिस्क पर होती है। तो मैंने उसको हार्ड डिस्क से बाहर मेन मेमोरी से बाहर भेजकर उसको हार्ड डिस्क पर रख दिया, ठीक है। तो यहां पर अब कौन है सर, यहां पर प्रोसेस PH है। और जैसा प्रोसेस PH यहां पर रहता है, मैं उसको CPU पर शेड्यूल करता हूं, और जैसा वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है, तो जाहिर सी बात है भैया, यहां पर मेमोरी स्लॉट खाली रहेगा, ठीक है। यहां पर मेमोरी स्लॉट क्या हो जाएगा भैया, खाली हो जाएगा। तो मैं इस प्रोसेस P1 को बोल रहा हूं कि भैया आप रिज्यूम हो जाओ, ठीक है। चलिए, तो प्रोसेस P1 फिर से रिज्यूम होकर मेन मेमोरी के अंदर बैठ जाता है, होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है। आजकल कुछ और भी टेक्निकल नेम है, स्वैप आउट, स्वैप इन भी कहा जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए, लेकिन ये काम करता कौन है सर, ये काम करता है सर आपका MTS, मीडियम टर्म शेड्यूलर। आई बात समझ में? चलिए, ठीक है। और एक बात यहां पर देखिए, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है सर, इज मेकिंग डिसीजन दैट विच प्रोसेस विल गो नेक्स्ट ऑन टू द CPU। अब वो क्या करता है सर, नॉर्मली यानी जो भी प्रोसेस को शेड्यूल करना चाहता है वो डिसीजन मेकिंग करता है। क्या वो खुद ही CPU पर शेड्यूल करता है प्रोसेस को? आंसर इज नो। तो ये क्या करता है सर, डिस्पैचर को काम देता है सर, डिस्पैचर, ठीक है, डिस्पैचर को काम देता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड डिस्पैचर इज लाइक मास्टर स्लेव रिलेशन सर। जहां पर क्या बोल रहा है सर, जहां पर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर
ये डिसीजन मेकिंग कर रहा है कि भैया कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन डिस्पैचर को पास कर रहा है। तो डिस्पैचर क्या करता है सर, उस प्रोसेस को सीपीयू पर शेड्यूल करता है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बोला था कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में द डिस्पैचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, और मैंने बोला था कि इसको हम और थोड़ा सा देखेंगे कहां पर एग्जैक्टली फिट होता है प्रोसेस से ट्रांजिशन डायग्राम में, यहां पर फिट होता है। चलिए सर ठीक है, यहां तक सब सारी चीजें ठीक है। नेक्स्ट वन अभी यहां पर देखो बहुत टोटल मेमोरी फुल है, ठीक है। चलिए सडनली कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के लिए आप जगह बनाना चाहते हो, देखो प्रोसेस को सस्पेंड करने के रीजंस होते हैं, ऐसे ही ब्लाइंडली सस्पेंड नहीं करते, ठीक है। कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि आप किसी हाई पीरियड, आपके पास मेमोरी पूरी फुल है, पहले तो ये कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेमोरी खाली है तो सस्पेंड करने का कोई मतलब ही नहीं है, बेवकूफी वाली बात है, ठीक है। चलिए तो मेमोरी अगर खाली है और सफिशिएंट है किसी भी नए प्रोसेस को एकोमोडेट करने के लिए, तो सस्पेंड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जैसे कि अगर उस क्लास में मेरे पास चेयर खाली पड़ी हुई है तो मैं किसी बच्चे को क्यों बोलूंगा कि भैया आप बाहर चले जाओ, लेकिन ये बाहर जाने की कंडीशन क्या होनी चाहिए सर, बाहर जाने की कंडीशन अराइज होने के लिए पूरे चेयर फुल रहना चाहिए, यानी कि यहां पर भी पूरी मेमोरी फुल रहना चाहिए, तभी सस्पेंशन का केस बनकर आता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर भी देखिए हम कुछ प्रोसेस को सस्पेंड स्टेट ब्लॉक स्टेट से भी सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसको हम कहेंगे सर सस्पेंडेड वेट स्टेट कहता हूं इसको, या ब्लॉक सस्पेंडेड भी कहा जाता है, अलग अलग नाम है, मतलब एक ही है, ठीक है। तो पूरी मेमोरी फुल है, मुझे किसी नए प्रोसेस के लिए जगह बनानी है, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करता हूं सर, किसी एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस को सस्पेंड करता हूं, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, आपने सस्पेंड किया, मान लो कि आपने सस्पेंड किया कुछ प्रोसेस, कोई एक प्रोसेस को सस्पेंड किया, मैं इसको पी बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए अब जैसा मेमोरी में जगह होगी या कोई और सिनारियो, मैं सिनारियो को मैं बाद में हैंडल करूंगा, अभी हैंडल नहीं कर रहा मैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो, इस बात को मैं बाद में चाहता हूं क्योंकि एग्जैक्टली ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है बच्चों के लिए, तो मैं इसको अलग से सेपरेटली उठाना चाहता हूं, आज के लेक्चर में ही होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए अभी देखो, जब प्रोसेस को आप सस्पेंड कर रहे हो, ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा भैया, प्रोसेस कहां पर आया था, आईओ के लिए आया था, तो आपने क्या किया सर, उसको सस्पेंड किया। सस्पेंड स्टेट कहां पर होता है सर, हार्ड डिस्क पर होता है, ठीक है। चलिए जब प्रोसेस सस्पेंडेड है और हार्ड डिस्क पर भी है, तब भी उसकी आईओ रिक्वेस्ट पूरी होती है, अगर मान लो कि प्रोसेस पी को हमने सस्पेंड किया क्योंकि उसने आईओ के लिए रिक्वेस्ट की थी, यहां पर आकर हमने उसको सस्पेंड किया, जब उसको हमने सस्पेंड किया और उसका आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीटेड हो गया, जबकि वो हार्ड डिस्क पर है, तो उसका आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद जैसे कि प्रोसेस पी कुछ इस तरह से है सर, यहां पर मान लो कि कुछ इस तरह से, ये कुछ आईओ इंस्ट्रक्शन थी, फिर i4 इंस्ट्रक्शन है, इसने अपना आईओ कंप्लीट किया, ठीक है। फिर इसको सीपीयू भी आईओ कंप्लीट किया, उसको और भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो जब ये अपना आईओ कंप्लीट किया तो हम कहां पर भेज रहे हैं सर, इसको सस्पेंडेड रेडी स्टेट में भेज रहे हैं, याद रहे, ठीक है। आईओ कंप्लीट होने के बाद यहां पर दो एक्शन निकल के आते हैं सर, इस चीज को याद रखना। पहला एक्शन ये कि सर इसको रेडी सस्पेंडेड में कर दो, और जब भी जरूरत पड़े तो सस्पेंडेड रेडी से कहां पर लाओ सर, रेडी स्टेट में लाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अब एक केस निकल के आता है, जैसे कि यहां पर ये वाला जो मैंने बोला था कि सेपरेटली डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए देखो, प्रोसेस क्या होगा कि प्रोसेस P1 अपना आईओ कंप्लीट कर चुका, ये सारी चीजें आईओ कंप्लीट होने के बाद ही ये दो एक्शन लेना सर, ये दो एक्शन प्रोसेस का आईओ कंप्लीट होने के बाद ही लेना, उससे पहले मत लेना, दिमाग में रहे बात, ठीक है। चलिए जैसा उसका अपना आईओ कंप्लीट हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ सर, सॉरी आईओ कंप्लीट नहीं, एक्चुअली यहां पर एक केस दूसरा है, यहां पर ये आईओ कंप्लीट होने के बाद का है सर, ठीक है। चलिए अब ये प्रोसेस जैसा है सर, यहां पर हार्ड डिस्क पर है, ठीक है। चलिए अब देखो, यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम को यह पता है कि भैया बहुत जल्द इसका इवेंट आईओ कंप्लीट होने वाला है, आने वाला है, जो इवेंट के लिए वेट कर रहा है सर वो बहुत जल्दी होने वाला है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, मान लो कि
ये प्रोसेस की प्रायोरिटी बहुत हाई है, इस प्रोसेस की प्रायोरिटी बहुत हाई है। ये दो कंडीशन, क्योंकि अक्सर यहाँ पर एरो में बच्चों को डाउट होता है। ठीक है, चलिए तो फिर से दोहरा रहा हूं सर, जब भी इसका आईओ इवेंट कंप्लीट होता है इसको रेडी स्टेट पे भेज दो यहाँ पर। ठीक है, लेकिन एक सिनारियो है जहां पर इसका आईओ इवेंट होने वाला है बहुत जल्दी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, क्योंकि सारी सिस्टम कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। इसका आईओ इवेंट बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है या कर होने वाला है। ठीक है, और इसकी प्रायोरिटी, इस प्रोसेस की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर विद द एनी प्रोसेस इनसाइड द सिस्टम, एज कंपेयर विद व्हाट सर? एनी प्रोसेस इनसाइड द सिस्टम। तो क्या हो जाएगा भैया, आप इस प्रोसेस को क्या करोगे भैया, रेडी सस्पेंडेड वेट से कहां पर भेजोगे सर? ब्लॉक स्टेट में भेजोगे, और जैसा उसका आईओ हो जाएगा फिर उसको आप यहां पर भेज दोगे सर। आई बात समझ में? तो ये सर ये इमरजेंसी केस है जहां पर प्रोसेस की बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी है और उसका इवेंट बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द खत्म, मतलब बहुत जल्द आने वाला है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को अवेयरनेस होनी चाहिए। तो उस टाइम पे आप उसको उठाकर यहां पर भेज दोगे, फिर यहां से यहां पर आ जाएगा। आई बात समझ में सर? ठीक है, क्योंकि अब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसको डायरेक्टली यहां पर लाने के बाद उसको सीपीयू पर शेड्यूल करोगे, क्योंकि इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी केस है। तो इमरजेंसी केस का सर हिस्सा है एक्चुअली, आप बोल सकते हो सर, आप अपने अंदाज में उसको सिंपल याद रखने के लिए बोल सकते हो कि इमरजेंसी केस है जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि भैया बहुत जल्द इसका आईओ होने वाला है और इसकी प्रायोरिटी सिस्टम में किसी भी प्रोसेस से हाई है, तो जाहिर सी बात है इसको पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इमीडिएटली सर धर्म से इसको लाएंगे। अगर वो उसकी प्रायोरिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, जैसा उसका आईओ इवेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसको सीधा रेडी सस्पेंडेड रेडी स्टेट में भेजो और जरूरत के हिसाब से सर उसको वापस लाओ। कुछ नहीं, इतना ही है। ठीक है, क्योंकि बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं सर इसी पॉइंट के लिए, सर ये कब करते हैं, वो कब करते हैं। अरे भाई कुछ भी नहीं है, मामूली सी बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसको मैं इमरजेंसी केस कर रहा हूँ एज ए कंक्लूजन, और इसको सर जब उसका कंप्लीट हो जाए अपनी जरूरत के हिसाब से उसको फिर मेन मेमोरी के अंदर लाओ जब भी मेमोरी खाली रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बोला था शायद, प्रोसेस को सस्पेंड करने की रीजंस क्या है सर? प्रोसेस को सस्पेंड करने की रीजन क्या है? देखो, सस्पेंड करने की रीजन एक रीजन ये निकल के आती है। ऐसा नहीं कि भाई ऐसे ही सस्पेंड कर रहे हैं वाला हंसी मजाक में, नहीं ऐसा नहीं है। एक रीजन ये है कि भैया प्रोसेस को सस्पेंड करने की, पूरा मेन मेमोरी फुल है, मैं किसी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के लिए जगह बनाना चाहता हूं मेन मेमोरी के अंदर, तो जाहिर सी बात है मैं किसी लो प्रायोरिटी प्रोसेस को सस्पेंड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन। अगर एक प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर ही है लेकिन रन टाइम पे वो क्या कर रहा है सर, बहुत ज्यादा मेमोरी कैप्चर कर रहा है, बहुत ज्यादा मेमोरी कैप्चर कर रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को भी सस्पेंड किया जाता है, ऐसे प्रोसेस को भी सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन। क्या सर हम रनिंग स्टेट के प्रोसेस को भी सस्पेंड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इट इज अनडिजायरेबल। कैसे सर? देखो क्या हो जाएगा, एक प्रोसेस रन हो रहा है, आप इमीडिएटली उसको सस्पेंड करके हार्ड डिस्क पे डाल रहे हो, तो ये कर सकते हैं लेकिन ये अनडिजायरेबल है। सिचुएशन कैसी हो जाएगी, देखो मैंने प्रोसेस P1 को अंदर लेके आया, वो ये वाला इमरजेंसी वाला केस, जैसा मैं उसको अंदर लेके आया तो मैं क्या कर रहा हूं सर, प्रोसेस P1 को सस्पेंड भी कर सकता हूं, विच इज नॉट मेकिंग मच सेंस। तो उसको कर सकते हैं लेकिन हम उसको अनडिजायरेबल कहेंगे, करके कहां पर भेज सकते हैं सर? यहां पर भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब यहां पर सर ये तो चीज ये हो गई कि अनडिजायरेबल है। अब ये मुझे बताओ, अब यहां पर गौर करने वाली बात है, एक चीज का यार गौर करो, यहां पर पूरी मेमोरी फुल है? हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। पूरी मेमोरी फुल है? हाँ बिल्कुल है सर। अब मुझे बताओगे सर, मैं रेडी स्टेट वाले प्रोसेस को सस्पेंड करूं या ब्लॉक स्टेट वाले प्रोसेस को सस्पेंड करूं? पूरी स्टेट, पूरी मेमोरी फुल है, कुछ प्रोसेस रेडी स्टेट में, रेडी क्यू में, और कुछ प्रोसेस सर यहाँ पर ब्लॉक स्टेट में है। और ब्लॉक स्टेट में सर क्या होता है सर, यहाँ पर उसका भी अपना क्यू होता है, यहाँ पर प्रोसेस, यहाँ पर डिवाइस क्यू बोलते हैं इसको, तो प्रोसेस आकर यहाँ पर रुक जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर रुक जाते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है कि मैं सर रेडी स्टेट वाले प्रोसेस को सस्पेंड करूं या फिर ब्लॉक स्टेट वाले प्रोसेस को सस्पेंड करूं, विच वन इज अ मोर प्रिफरेबल? तो मुझे एक बात बताओ सर, मुझे एक बात बताओ, गौर करके देखो ये बात को, बात समझ में आ रही है ना सर? पूरा मेमोरी है, यहां पर आपको आईओ वाले प्रोसेस भी है और रेडी स्टेट वाले प्रोसेस भी है, तो इन दोनों प्रोसेस में से सर मैं किसको उठाऊं और किसको सस्पेंड करूं, ये एक सवाल आता है यहाँ पर, क्योंकि यहां पर भी सस्पेंडेड स्टेट है, यहां पर भी सस्पेंडेड स्टेट है, तो पहले मैं ये चूज करूं या ये चूज करूं सर? दैट इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन। तो उसका आंसर ये है कि भैया सबसे ज्यादा प्रिफरेबल होता है भैया आईओ बेस्ड प्रोसेस को सस्पेंड करो। क्यों सर? बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई प्रोसेस आईओ के लिए जा रहा है, हाँ बिल्कुल, जैसे कि हार्ड डिस्क के लिए जा रहा है तो बहुत टाइम लेगा,
बहुत टाइम लेगा। आई बात समझ में? जब प्रोसेस आईओ करता है तो मेन मेमोरी के अंदर ही रहता है, वो मेन मेमोरी के अंदर ही रहता है, क्योंकि प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के हिसाब से अब यहां पर आ रहे हो, ये ब्लॉक स्टेट कहां पर होती है सर? मेन मेमोरी के अंदर ही होती है। ठीक है चलिए, और रेडी स्टेट भी मेन मेमोरी के अंदर ही होती है। जब एक प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में है, ठीक है, और वो आईओ पूछ रहा है, जैसे कि उसने कोई पेज फॉल्ट हुआ है या कुछ हुआ है जिससे हार्ड डिस्क से इंटरेक्ट करना है, तो क्या थोड़े से समय में कर लेगा सर? नहीं, उसको बहुत टाइम चाहिए। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क बहुत स्लो होता है। ठीक है, स्लो होता है तो उसको काफी टाइम लगेगा। अब सवाल यहां पर ये आता है कि जो प्रोसेस रेडी स्टेट में है, दे आर रेडी टू रन ऑन सीपीयू, उनको ज्यादा टाइम लगेगा, धड़म धड़म उसको सीपीयू पर शेड्यूल कर दूंगा और एग्जीक्यूशन कंप्लीट करूंगा। लेकिन जो प्रोसेस यहां पर है, वो जब तक उनका आईओ कंप्लीट नहीं होता तब तक वो मेमोरी में होल्ड करके ही है। यानी कि सर वो किसी एक्सटर्नल इवेंट पे वो डिपेंड कर रहा है कि भैया जो मैंने रिक्वेस्ट की है आईओ डिवाइस, प्लीज वो मेरा रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर दो। दैट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि सर आईओ डिवाइसेस स्लो होते हैं मैकेनिज्म्स एज कंपेयर विद द सीपीयू। तो एक प्रोसेस कुछ भी किसी चीज का वेट कर रहा है और बहुत देर तक वेट कर रहा है, तो आप उसको सस्पेंड करोगे, या फिर ऐसा प्रोसेस जो कि सीपीयू के लिए वेट कर रहा है जिसको थोड़ी देर के बाद सीपीयू मिलने वाला है, तो किसको सस्पेंड करना प्रेफर करोगे सर? जाहिर सी बात है जो बहुत देर तक वेट करने वाला है उसको सस्पेंड करना आप प्रेफर करोगे। तो इन दोनों स्टेट में से सर, रेडी स्टेट में से, ब्लॉक स्टेट में से, अगर कोई प्रोसेस ज्यादा प्रेफरेबल है, ज्यादा डिजायरेबल है, जिसको हमें सस्पेंड करना पसंद है, वो ब्लॉक स्टेट का प्रोसेस है। और रीजन मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, ऐसा नहीं कि रीजन के साथ नहीं बोल रहा, रीजन के साथ बोल रहा हूं। जाहिर सी बात है, देखो सिंपल सी बात है, छोटा सा एग्जांपल मेरे सामने आ रहा है। ठीक है चलिए, मुझे किसी एक बच्चे को बाहर भेजना है, ठीक है, क्लास की। एक बच्चे का टिफिन है जो कि उसके दरवाजे के बाजू में ही उसका टिफिन रखा हुआ, ठीक है, जो कि रेडी टू ईट है, जो हाथ डाल के खा लेगा कुछ देर में, विद इन सेकंड। ठीक है, और एक बच्चे ने क्या किया सर? स्विगी पर ऑर्डर किया सर, स्विगी पर ऑर्डर किया। अब जाहिर सी बात है, स्विगी पर ऑर्डर किया, ठीक है, तो उसका बहुत टाइम लगेगा उसको आने के लिए। हाँ बिल्कुल टाइम लगेगा। अब मुझे सर पूरी क्लास फुल है और मुझे प्रिंसिपल को जगह देनी है, सीट देनी है, तो मैं कैसे बच्चे को प्रेफर करूंगा सर? ऐसे बच्चे को जिसका टिफिन यहाँ पर है, जो कुछ देर में खा लेगा, या फिर ऐसे बच्चे को जो स्विगी के लिए वेट कर रहा है? स्विगी के लिए वेट कर रहा है क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, काम कुछ नहीं करेगा। तो मुझे किसी भी प्रिंसिपल हो या किसी भी हाई अथॉरिटी पर्सन के लिए जगह बनानी है, तो मैं स्विगी पर्सन को बोलूंगा कि भैया तू जा, वैसे भी तेरा टाइम बहुत लगेगा, तो क्योंकि तू वहां से आना, आईओ वाली बात हो गई हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मुझे अभी दिमाग में आया, पता नहीं कैसे, लेकिन आ गया है। ठीक है चलिए, तो दिस इज कॉल्ड खलील्स वे, टू सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट, टू फील द कॉन्सेप्ट। ठीक है चलिए, तो ये सारी चीजें क्या है सर? प्रेफरेबल चीजें। ठीक है चलिए, अब यहां पर देखिए, यहां पर भी क्यू होता है, ठीक है, और यहां पर भी क्यू होता है, सस्पेंडेड क्यू होते हैं, ये सस्पेंडेड क्यू होता है, यहां पर भी एक क्यू होता है, यहां पर भी एक क्यू होता है। तो ओवरऑल आप देख रहे हो सर कितने क्यूज हमारे पास सिस्टम के अंदर है सर? सस्पेंडेड क्यूज है, यहां पर रेडी क्यू है, ब्लॉक क्यू है, और यहां पर सर क्या होता है? यहां पर एक होता है सर जॉब क्यू। ठीक है, और दूसरी बात सर, कौन सा ऐसा शेड्यूलर है जो कि प्रोग्राम्स को लाता है सर हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर? तो उस शेड्यूलर का नाम है सर आपका LTS, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर विल ब्रिंग द प्रोसेस फ्रॉम हार्ड डिस्क टू द मेन मेमोरी। ठीक है, तो याद रखना सर, जो प्रोसेस जॉब क्यू के अंदर है वहां से उठाकर लेकर आता है। ठीक है चलिए, अब ये सारी चीजें हो गई सर, क्यूज भी कवर हो गए, सारी चीजें कवर हो गई। अब इसको थोड़ा सा ब्रीफली कंक्लूड करते हैं टॉपिक को। अब मुझे बताओ सर, अगर मेरा प्रोसेस रेडी स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है, ब्लॉक स्टेट में है, तो मेरा प्रोसेस कहां पर है सर? तो मेरा प्रोसेस है सर आपका मेन मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर है। ठीक है चलिए, अगर मेरा प्रोसेस सस्पेंडेड स्टेट में है या फिर न्यू स्टेट में है, तो मेरा प्रोसेस कहां पर है सर? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है सर। आई बात समझ सर? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन सर और एक चीज है सर, ये आपने टर्मिनेशन के बारे में कुछ बताया नहीं, टर्मिनेशन के बारे में कुछ बताया नहीं सर। ठीक है, तो यहां पर गौर करके देखो ना, प्लीज पे अटेंशन टू दिस, द लास्ट वन, तो उसके बाद हम इसको शायद क्लोज कर देंगे। ठीक है चलिए, टर्मिनेशन स्टेट, जब प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है, जैसे कि मान लो कि प्रोसेस P1 ने अपना I4 इंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया। अब सोचने वाली बात है, मुझे हमेशा एक चीज ख्याल आता है, ये I4 इंस्ट्रक्शन कहां पर कंप्लीट कर रहा है सर? यहां पर कंप्लीट कर रहा है, CPU पर। ठीक है चलिए,
तो टर्मिनेशन स्टेट कहीं ना कहीं सर सीपीयू का हिस्सा होना चाहिए, तो फिर ये अलग से क्यों स्टेट मेंटेन कर रहे हैं सर इसके लिए, ये भी एक सवाल है। ठीक है, चलिए, तो मैंने इसके लिए हमेशा सोचता हूं सर, देखो प्रोसेस कभी यहां पर ठहर रहा है, 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 अलग अलग स्टेट्स में ठहर रहा है। ठीक है, तो मेरा खुद का एनालॉजी सर कुछ इस तरह से, इसको मैं इस तरह से विजुअलाइज करता हूं। प्रोसेस जहां पर ठहर रहा है उसको मैं कहता हूं सर स्टेट। ठीक है, और स्टेक वॉज टू व्हाट सर, स्टेट कर रहा हूं, ये मेरी खुद की एनालॉजी है। ठीक है, कहीं बुक्स में नहीं। और प्रोसेस जहां पर भी जंप कर रहा है सर, प्रोसेस जहां पर भी जंप कर रहा है, जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जंप कर रहा है, तो कहां किसके थ्रू कर रहा है सर, एरो के लिए कर रहा है। अब यहां पर सवाल यहां पर यह है कि सर इस प्रोसेस पी ने अपना i4 इंस्ट्रक्शन लास्ट सीपीयू पर कंप्लीट किया, तो वो खत्म हो गया। अब जब वो खत्म हो गया तो फिर सर जंप करके अलग से स्टेट मेंटेन करने की जरूरत क्या है, जंप करके अलग से स्टेट मेंटेन करने की जरूरत क्या है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है सर, जब भी प्रोसेस अपना इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करता है, हाँ करता है, तो उसका हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने बोला था कि सर प्रोग्राम को प्रोसेस बनाने के लिए आप सिर्फ प्रोग्राम को लाकर मेन मेमोरी में नहीं रख रहे, उसको बहुत सारे रिसोर्सेज भी असाइन कर रहे हैं, जैसे कि पीसी भी असाइन कर रहे हैं, फाइल्स भी असाइन कर रहे हैं, मेमोरी भी असाइन कर रहे हैं, तो बहुत सारे रिसोर्सेज असाइन कर रहे हैं। यानी कि सर प्रोग्राम को प्रोसेस बनाने के लिए रिसोर्स असाइन किए जाते हैं। अब वो रिसोर्सेज लेकर प्रोसेस क्या करता है सर, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है, और जैसा उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलता है कि भैया आओ थोड़ी देर आओ, और ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से प्रोसेस के रिसोर्सेस को डीअलोकेट करता है सर, डीअलोकेट। तो ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर प्रोसेस का पीसीबी और उससे रिसोर्सेस, जो भी उसके साथ रिसोर्सेस है, उसके छीन लिए जाते हैं सर। आई बात समझ में सर? इसको कहते हैं टर्मिनेशन स्टेट। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लेट्स से समथिंग इन खलील्सवेल, देखो यहां पर होगा क्या कि मैं नॉर्मली इसको सिंपल करने की बता रहा हूं कि आप क्या करते हो सर, एक कॉन्ट्रैक्टर हो, आप एक क्या हो सर, कॉन्ट्रैक्टर हो। तो कॉन्ट्रैक्टर है तो क्या होगा सर, यहां पर आपने क्या किया सर, आपने क्या किया कि एक लेबर अड्डे से क्या किया सर, एक लेबर को हायर किया, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हो, तो उसको हायर करके अपनी साइट पर लेकर आए, लेकिन उसके पास कोई टूल्स नहीं है काम करने के लिए। तो काम करने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो भी टूल्स लगते हैं, जैसे कि सब्बल, फावड़ा, गंपा, जो भी है सर, ठीक है, वो सारे टूल्स आपने असाइन किए। वो टूल्स लेकर वो क्या कर रहा है सर, काम कर रहा है। ठीक है, अपना काम कर रहा है, और जैसा 6 बज गए तो वो क्या करेगा सर, अपना काम छोड़ देगा। क्या वो अपना काम छोड़ के घर चला जाएगा? नहीं चला जाएगा, हालांकि वो काम नहीं कर रहा लेकिन साइट पर ही रहेगा। तो आप क्या करोगे सर, उसको कैबिन में बुलाओगे, बिल्कुल, यानी कि काम नहीं कर रहा लेकिन साइट पे ही है, ठीक है, कैबिन में बुलाओगे, कैबिन में बुलाकर बोलोगे सुबह में मैंने इतने टूल्स दिए थे वापस कर लो, यानी कि सर रिसोर्स डीअलोकेशन होगा। ठीक है, आई बात समझ में? फिर उसको मजदूरी देगा और फिर उसको भगा दोगे। तो यहां पर भी सर जब प्रोसेस को आप प्रोग्राम को प्रोसेस बना रहे हो तो कुछ टूल्स असाइन कर रहे हो, कुछ रिसोर्सेस असाइन कर रहे हो, और जैसा उसका काम खत्म हो जाता है सर, वो रिसोर्सेस छीन रहे हो, और उसी स्टेट को हम कहते हैं सर टर्मिनेशन स्टेट। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हैं सर, होप एवरीथिंग इज कवर्ड ओके इन डिटेल। तो ये सारी चीजें हैं, इसको जरा अच्छे से एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, चलो अब देखते हैं सर नेक्स्ट क्या है। अभी देखो, हमने प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ सीखा, क्या क्या सीखा सर? प्रोसेस के बारे में हमने सीखा सर डेफिनेशन ऑफ द प्रोसेस, जो प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, बहुत सारे डेफिनेशन देखे। मेमोरी लेआउट ऑफ द प्रोसेस, नेक्स्ट क्या है सर, जहां पर हमने ये देखा था सर, होप आपको याद होगा, स्टैक है, हीप है, डेटा है, कोड है, कुछ इस तरह से, होप याद ही होगा। एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस के बारे में, ठीक है, और क्या सीखा सर फिर? ऑपरेशंस, जैसे कि न्यू ऑपरेशन, रेडी, रनिंग, ब्लॉक, सस्पेंडेड, ठीक है, और टर्मिनेशन। यानी कि सर ये सारे ऑपरेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्टेट्स में होते हैं ना सर,
अब जाहिर सी बात ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सर, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है मतलब कुछ तो कोई तो प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के अंदर कोई तो फंक्शन है वो सारे स्टेट्स को मेंटेन करने के लिए। तो ये सारे ऑपरेशंस यूज करके क्या करता है सर ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पर वर्क करता है सर। आई बात समझ में सर? ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें मैं शुरू में ही पढ़ा सकता था, लेकिन सर कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपको प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सर अबाउट द प्रोसेस। ठीक है, अबाउट द प्रोसेस, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन इज, यहां पर सर मैंने आपको जो भी समझाया है उसकी नोट्स दी है, इसको गौर से पढ़ना, क्योंकि मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, तो नोट्स मांगता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो सर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, तो वहां पर जाओ और नोट्स को उठाओ, और कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं, हर चीज को मैंने यहां पर लिखा है ताकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है तो जाहिर सी बात है आपसे पॉइंट्स मिस हो सकते हैं या फिर आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ताकि सारे पॉइंट्स कवर हो। तो मुझे लगा कि यार नहीं, इससे तो बच्चे का टाइम वेस्ट होगा, बेटर टू राइट ऑल द थिंग्स। तो मैंने सर आपके लिए, जैसे कि इनिशियली प्रोसेस विल बी इन द न्यू स्टेट, इट मींस प्रोसेस इज अंडर क्रिएशन और बीइंग क्रिएटेड, वंस द प्रोसेस इज क्रिएटेड इट विल मूव टू द रेडी स्टेट। ये सारे स्टेप्स को मैंने सर स्टेप बाय स्टेप लिखा है, जो भी मैंने समझाया है वहां पर देखिए ये सारी चीजें, और स्पेशल केसेस मैंने अलग से कवर किए हैं, केसेस जहां पर आप प्रोसेस को सस्पेंड कर रहे हो फिर उसको लेकर आ रहे हो मेन मेमोरी में, सारी चीजों को क्या किया सर मैंने इसको अलग से कवर किया है यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है सर आपका, नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या है सर, वही केसेस को मैंने देखिए रेडी सस्पेंडेड वेट स्टेट, रेडी सस्पेंडेड स्टेट, वो सारे केसेस जो मैंने सस्पेंड वाले समझाए थे इसको मैंने लिखा है ताकि आपको आसान हो जाए। फिर हम टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स देखेंगे सर, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर। देखते हैं सर क्या है यहाँ पर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है सर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ द प्रोसेस इन रेडी स्टेट फॉर शेड्यूलिंग ऑन टू द सीपीयू सर। तो ये क्या करता है सर, रेडी क्यू से सर प्रोसेस को उठाकर क्या करता है सर, डिस्पैचर को देता है एक्चुअली। ठीक है, चलिए, एंड इट एग्जीक्यूट फ्रीक्वेंटली, इसके बारे में हम बाद में से आते हैं इसके खत्म के बाद। मीडियम टर्म शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग एंड रेज्यूमिंग द प्रोसेसेस, द टास्क परफॉर्म बाय द मीडियम टर्म शेड्यूलर इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट सर, स्वैपिंग भी कहा जाता है, इसको अच्छे से याद रखना सर। ठीक है, चलिए, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड ब्रिंगिंग द न्यू प्रोसेस इनटू द सिस्टम एंड इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अगर सिस्टम में मान लो कि इनिशियली आपने देखा होगा जब मैं नॉन प्रीएम्प्टिव बता रहा था तो 4 फ्रेम्स रहेंगे, तो 4 प्रोसेस रहेगा और बाकी प्रोसेस को जॉब क्यू में वेट करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेगा सर, इट कंट्रोलिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आल्सो। ठीक है, इट एग्जीक्यूट लेस फ्रीक्वेंटली। ये सारी चीजें कहां पर है सर, यहां पर है, देखिए ये सारी चीजें अगर आप इसको देख रहे हो, हाँ ठीक है, देखो ये सारी चीजें यहां पर है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है सर, इट इज ब्रिंगिंग द न्यू प्रोसेस फ्रॉम हार्ड डिस्क टू द मेन मेमोरी। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है सर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू। ओके फाइन। नेक्स्ट वन क्या है सर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, इट इज सस्पेंडिंग द प्रोसेस एंड इट इज रिज्यूमिंग द प्रोसेस। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हो रही हैं सर यहाँ पर, इसको मैंने लिखा है। अब एक चीज ये है सर, यहाँ पर इसने मैंने बताया कि इट इज एग्जीक्यूटिंग फ्रीक्वेंटली एंड इट इज एग्जीक्यूटिंग व्हाट सर, लेस फ्रीक्वेंटली। ठीक है, चलिए इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है सर, बार बार एग्जीक्यूट करता है, और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है सर, बहुत कम एग्जीक्यूट होता है। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन क्लैरिटी ज्यादा नहीं होती, ईमानदारी की बात यही है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे समझना है। देखो छोटी सी बात बता रहा हूं, एक छोटी सी बात बता रहा हूं। मैं एक प्रोसेस को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर ला रहा हूं, कौन लाता है सर, वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लाता है, हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लाकर रखता है। हाँ ठीक है सर, उसके बाद क्या करता है सर, अब मुझे बताओ किसी भी प्रोसेस को अगर वो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में ला रहा है, तो मैं एक प्रोसेस का केस लेकर समझा रहा हूं, कुछ नहीं, क्योंकि अगर मैं मल्टीपल प्रोसेस के केसेस लूंगा तो चीजें कंफ्यूज हो जाएगी। तो मैं एक ही प्रोसेस का केस ले रहा हूं। यहां पर एक प्रोसेस P1 है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उसको हार्ड डिस्क से लाकर मेन मेमोरी में रख रहा है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उस प्रोसेस के लिए कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है सर, एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या किया कि सर मेन मेमोरी के अंदर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज किया। ठीक है सर, जहां पर मैंने टाइम, मान लो कि इस प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो 10 यूनिट का है। ठीक है, और मैंने टाइम क्वांटम यूज कर रहा हूं सर 2 यूनिट। तो मुझे बताओ कि सर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को कितने बार एग्जीक्यूट होना पड़ेगा सर इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, 5 बार। और अगर मैं टाइम क्वांटम 1 यूनिट लेता हूं तो सर 10 बार, यानी कि सर फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट होता रहेगा सर उस प्रोसेस के लिए। ठीक है, चलिए अब देखो इस प्रोसेस P1 को जरूरत पड़ने पर क्या मीडियम टर्म शेड्यूलर सस्पेंड कर सकता है, उसको कर सकता है। एक बार करेगा, बिल्कुल करेगा। जरूरत पड़ने पर क्या 2 बार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आई बात समझ में सर? तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप गौर करके देख रहे हो, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर
एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर फ्रीक्वेंटली बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, और क्या मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या हो रहा है सर, इन दोनों के बीच में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसलिए इनकी भी टर्मिनोलॉजी सर लॉन्ग, शॉर्ट और क्या है सर, मीडियम टाइप की है सर। आई बात समझ, ठीक है। तो जनरली लेट्स से समथिंग खलील्स पे जो मैं सोचता हूं सर, देखिए देखिए किस तरह से मैं सोचता हूं। आपने देखा होगा सर, जो बूढ़े आदमी होते हैं, जो एज्ड आदमी होते हैं, वो थोड़ा सा कम बात करते हैं, ठीक है चलिए। और जो बॉयज होते हैं वो थोड़ा मीडियम लेवल पे बात करते हैं, यानी कम भी नहीं करते, ज्यादा भी नहीं करते। लेकिन थोड़ा सा गर्ल्स जो होती हैं सर, वो थोड़ा सा ज्यादा बात करती हैं, ठीक है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं सर गर्ल्स का जो जो मैकेनिज्म है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की तरह है, और ये बॉयज का जो मैकेनिज्म है मीडियम टर्म शेड्यूलर की तरह है, और एज्ड आदमी का जो मैकेनिज्म है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की तरह है। वो कभी फ्रीक्वेंटली बात नहीं करते, लेस फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। चलिए, ये कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। क्यूइंग डायग्राम प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट सर, प्रोसेस शेड्यूलिंग, ठीक है। तो फिर से मैं बता रहा हूं सर, फॉर नोट्स लिंक कहां पर है सर, डिस्क्रिप्शन में। लिंक इज अब देखते हैं सर क्यूइंग डायग्राम क्या है। यहाँ वही है सर, प्रोसेस टू ट्रांजिशन डायग्राम में कुछ नया नहीं है कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसी को सर यहाँ पर क्यूज के मैटर में समझाया गया है, क्यूज के मैटर में समझाया गया है। जैसे कि यहां पर क्या होता है सर, जॉब क्यू होता है, जहां पर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं हार्ड डिस्क पर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है सर, यहां से उसको रेडी क्यू में लाता है, ठीक है चलिए। और रेडी क्यू में क्या होता है सर, कुछ प्रोसेस आ जाते हैं, P1 P2 P3। फिर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है सर, यहाँ पर STS किसी एक प्रोसेस को शेड्यूल करेगा, ये इन्फॉर्मेशन डिस्पैचर को देगा, डिस्पैचर शेड्यूल कर देगा। अगर वो प्रोसेस कंप्लीट होता है तो यहाँ पर क्या है सर, टर्मिनेशन स्टेट भी होता है, या फिर इसको एंड स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है चलिए। और प्रोसेस को अगर मुझे सस्पेंड करना है तो सर मैं उसको कहां पर रखूंगा सर, पार्शियली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेस। तो यहां पर क्या करना है, स्वैप आउट भी कहते हैं उसको। लेकिन जैसा कि बोला था हम कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट डिजायरेबल सिचुएशन, बेटर टू सस्पेंड ए प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट, ठीक है। तो स्वैप आउट, और उसके बाद जैसा प्रोसेस को जरूरत पड़ने पर, मेमोरी खाली रहने पर हम उसको वापस लाते हैं, वही चीज है सर। प्रोसेस टू ट्रांजिशन डायग्राम को हमने क्यूज के मैटर में देखा है, यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर प्रोसेस P1 जब उसको IO करना है तो कहां पर आता है सर, वो IO के लिए आता है, ठीक है। और IO क्यू में ठहरता है, यानी कि हर एक IO डिवाइस का सर अपना क्यू होता है। जैसे कि हार्ड डिस्क का एक अपना क्यू रहेगा, प्रिंटर का अपना क्यू रहेगा, ठीक है, मॉनिटर का अपना क्यू रहेगा। इस तरह से हर एक IO डिवाइस का अपना क्यू रहेगा। तो प्रोसेस क्या करेंगे, उस रेस्पेक्टिव क्यूज में जिसको जो IO करना है उस क्यूज में जाकर ठहरेंगे, ठीक है चलिए। और जैसा उसका IO कंप्लीट होता है वो कहां पर आता है सर, रेडी क्यू में आता है, ठीक है चलिए। नेक्स्ट वन, अब देखना है जैसे कि अगर मैं राउंड रॉबिन यूज कर रहा हूं, अगर मेरा टाइम क्वांटम खत्म होता है तो प्रोसेस क्या करेगा सर, CPU छोड़ेगा। अगर आप गौर कर रहे हो, ये सारे तरीके मैं बोलता हूं सर CPU छोड़ने के हैं। CPU कब कब छोड़ता है, अगर कोई आपको नए तरीके से सवाल करे, सवाल कितना भी नया है उसका आंसर वही है। ये सिचुएशन है जहां पर प्रोसेस CPU छोड़ रहा है सर, ठीक है चलिए। तो टाइम स्लाइस जब खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो खत्म, फिर से उसको लाकर हम रेडी क्यू में रख देंगे। अगर मान लो कि किसी प्रोसेस ने फोक सिस्टम कॉल के एग्जीक्यूट किया, उसने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया है और चाइल्ड प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का कंप्लीट वेट कर रहा है, ठीक है। और जैसा उसका चाइल्ड प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है तो वो प्रोसेस कहां पर आ जाएगा, पेरेंट प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएगा सर, ठीक है। और कोई प्रोसेस अगर इंटरप्ट के लिए वेट कर रहा है और इंटरप्ट अक्कर होता है तो उसके कंप्लीशन के बाद वो कहां पर आ जाएगा सर, रेडी स्टेट में आ जाएगा। ये सारी चीजें हैं, कुछ नया नहीं, बस प्रेजेंटेशन नया है, लेकिन कहानी पुरानी है और कुछ नहीं है, ठीक है चलिए। यहां पर भी एक स्टेट आती है सर, जो कि न्यू स्टेट होती है, जो जॉब क्यू का जो स्टेट जो कवर करता है जॉब क्यू, क्योंकि आप प्रोसेस को ला रहे हो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी, यानी कि अंडर क्रिएशन है, अभी क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है चलिए। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं सर। इसको स्वैप आउट, इसको स्वैप इन भी कहा जाता है, ठीक है चलिए। नेक्स्ट क्या है सर हमारे पास, यहां पर सर, ए सिस्टम हैज ए प्रोसेस has A processes and B CPUs where A is greater than B and B is greater than equals to 1. Find the maximum minimum number of process in the ready, running and block states. देखो यहां पर मिनिमम, मैक्सिमम, रेडी, रनिंग
ब्लॉक। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। मैं ये ले रहा हूं सर यहाँ पर क्योंकि ये बोल रहा है सर ए प्रोसेसेस ए इक्वल टू 3 ले रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, और बी सीपीयूज, तो मैं सीपीयू बी इक्वल टू क्या ले रहा हूं सर 1 ले रहा हूं, यानी कि सर P1 P2 P3 ले रहा हूं, मैं 3 प्रोसेस ले रहा हूं और एक सीपीयू का कॉन्सेप्ट ले रहा हूं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं सर यहाँ पर होगा क्या। देखो यहाँ पर ये सर आपका रेडी स्टेट है, जहां पर 3 के 3 प्रोसेस इनिशियली रेडी स्टेट में है मान लो, और ये है सर आपका सीपीयू और ये है सर आपका आईओ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर क्या होगा, कैसे होगा। देखो ये रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, दिस इज रनिंग स्टेट, और ये क्या है सर आपका ब्लॉक स्टेट, जब ये प्रोसेस आईओ के लिए जाता है। ठीक है, तो ब्लॉक स्टेट है। अब देखो इनिशियली 3 के 3 प्रोसेस कहां पर है सर, रेडी स्टेट में, यानी कि सर रेडी स्टेट में जो मैक्सिमम प्रोसेस रहेंगे वो कितने रहेंगे सर, 3 रहेंगे। आई बात समझ में सर, आई बात समझ में, यानी कि सर ए रहेगा या फिर ए भी बोल सकते हो उसको, 3 के 3 मैक्सिमम यहां पर ही। अब यहां पर इसको गौर करके देखो, ये प्रोसेस सीपीयू पर मैंने शेड्यूल किया P1, कुछ देर सीपीयू पर स्पेंड करने के बाद वो ब्लॉक स्टेट के लिए यानी कि आईओ के लिए जा रहा है। प्रोसेस P2 को भी मैंने सीपीयू पर शेड्यूल किया, फिर वो आईओ के लिए जा रहा है। प्रोसेस P3 को भी मैंने सीपीयू पर शेड्यूल किया, फिर वो आईओ के लिए जा रहा है। तो मुझे बताओ सर रेडी स्टेट में कितने प्रोसेस है सर, मिनिमम 0 रहेंगे सर। आई बात समझ में, 0 भी रह सकते हैं, क्योंकि अगर सारे के सारे प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है रेडी स्टेट में कोई प्रोसेस नहीं। नेक्स्ट वन अगर अब इसी सिनारियो पर सर ये 4 बॉक्स भी हम फिल कर सकते हैं। देखो अगर इनिशियली सारे के सारे प्रोसेस रेडी स्टेट में है या फिर ब्लॉक स्टेट में है, तो उस टाइम पे सीपीयू पर कितने हैं सर, 0 है, कोई नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम 0। तो मैक्सिमम कितने रह सकते हैं सर एक सीपीयू पर, हमें पता है सर एक सीपीयू एक ही प्रोसेस को हैंडल करेगा एट ए टाइम, दैट मींस व्हाट सर 1। ठीक है, जो कि एज पर द सीपीयू जो कि बी है सर, क्योंकि जितने सीपीयू रहेंगे उतने ही प्रोसेस हो सकते हैं मिनिमम ब्लॉक स्टेट में। अब इनिशियली अगर सारे प्रोसेस रेडी स्टेट में है तो उस टाइम पे ब्लॉक स्टेट में कितने प्रोसेस है सर, 0। ठीक है, 0। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं सर, सारे के सारे प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में आ सकते हैं, दैट इज 3। जैसे कि यहां पर हमने देखा P1 भी आया, P2 भी आया, P3 भी आया सर, इस तरह से। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, चलिए तो ये सर मिनिमम और मैक्सिमम का आंसर। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। सो थैंक यू वेरी मच एंड विल सी सम अदर केसेस। लेकिन मैं बोलूंगा सर इससे पहले वाली जो इंटरप्ट की वीडियो थी वो जरूर देखना। और दूसरी बात, आपको नोट्स चाहिए इस क्लास के, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक को क्लिक करना और क्लिक करने के बाद वहां से नोट्स उठा लेना। ऑलरेडी 3 क्लासेस के, पिछले 3 क्लासेस के मैंने वहां पर नोट्स रखे हैं, और ये क्लास का भी नोट्स मैं वहां पर रखूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को भी बताना।